चलिए स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपसे कहता है a partly hanging uniform chain of length L is a partially hanging uniform chain of length capital L is resting on a rough horizontal table. Small l is the maximum possible length that can hang in equilibrium the coefficient of friction between the coefficient of friction between the chain and table is options are option A L by L minus L, option B is capital L by small l, option C is small l by capital L, and option D is L into L by L plus L. ओके नाउ अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है क्वेश्चन में, कह रहा है पार्शली हैंगिंग यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल. ओके, तो एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल बना लीजिए इस तरीके से. ठीक, ये देखिए, ये एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है. ठीक है स्टूडेंट्स, और इस टेबल के ऊपर पार्शली हैंगिंग यूनिफॉर्म चेन का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा नहीं कहीं से मोटी चेन है कहीं से पतली चेन है. ठीक है ना, उसकी जो विड्थ है चेन की वो सेम है, या आप कह सकते हो मास पर यूनिट लेंथ सेम है. ये ऐसे चेन होगी. ठीक, तो चेन का जो मास पर यूनिट लेंथ है, देखो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, मान लीजिए आपके पास कोई चेन है इस तरीके से, ये देखिए, है ना. अब ये कोई चेन है, तो बात समझो, इसके 1 यूनिट लेंथ में जो मास होगा वो हर एक जगह सेम होगा. ठीक, 1 यूनिट लेंथ को मान लो मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं, मान लीजिए. ठीक है ना, तो ये देखिए, ये वाले 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही मास होगा, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही मास होगा, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी उतना ही मास है. मतलब कहीं से चेन नॉन यूनिफॉर्म नहीं, मतलब कहीं से मोटी या पतली चेन नहीं है, पर यूनिट लेंथ में उसका मास हर एक जगह क्या है, सेम है. ठीक, बस यही है, इसी को यूनिफॉर्म चेन बोलते हैं. ठीक है ना. अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, क्या उसने बोला कि जो आपकी चेन है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपकी चेन है, ध्यान से जरा चेक करिएगा बच्चों. यहां पर ये देखिए, ये इस तरीके से देखिए, ये आपकी चेन है इस तरीके से, और ये थोड़ा सा नीचे लटकी हुई है ना, पार्शली हैंगिंग है, ये इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म चेन है आपकी, है ना. आपने देखा होगा भाई, कोई चेन लेके आप टेबल में इस तरीके से धीरे धीरे, समझ लो बात. आप देखिए, ये आपने एक बच्चों टेबल ली, और टेबल में एक चेन ले लो, गले में पहनने वाली चेन ले लो, ये ऐसे धीरे धीरे आपने गिराया, धीरे 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 धीरे, तो भाई ये क्या होगा, पार्शली हैंगिंग हो जाएगी, और एक लिमिट के बाद ये नीचे स्लिप होके गिर जाएगी. एक लिमिट के बाद बच्चों ये नीचे स्लिप होके गिर जाएगी. ठीक है ना. तो सवाल इसने हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि स्मॉल एल इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन हैंग इन इक्विलिब्रियम, है ना. मतलब समझो, जब ये चेन इक्विलिब्रियम में रहती है तो स्मॉल एल लेंथ ये ऐसे हैंगिंग नीचे लटका हुआ है. अब आप खुद समझो बच्चों, अगर स्मॉल लेंथ नीचे लटका हुआ है और पूरी चेन की लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल,
तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी यहां पर, खुद सोचिए। यहां से यहां तक टोटल लेंथ थी कैपिटल एल, और स्मॉल एल लेंथ नीचे लटका हुआ है बच्चों, तो यहां पर ऊपर कितना लेंथ बचेगा बताइए। यहां पर ऊपर जो आपका लेंथ बचेगा यहां पर, वो बनेगा कितना, एल माइनस एल। चेक कर लो भाई, टोटल लेंथ में से आप स्मॉल एल क्या करोगे, माइनस कर दोगे। टोटल लेंथ में से आप स्मॉल एल क्या करोगे बच्चों, यहां पर माइनस कर दोगे, ठीक है ना। सो ये आपकी रिमेनिंग लेंथ यहां पर हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों जरा यहां पर, देखिए उसने आपको बोला था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड टेबल, ठीक है, चेन और टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको म्यू की वैल्यू यहां पर बतानी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए बात समझिए, पता है ऐसे क्वेश्चंस को, चेन वाले क्वेश्चन को आप कैसे किया करो, ब्लॉक बनाकर कर लिया करो। मतलब समझो, अब आप ना इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम अपने मन से डेवलप करोगे, कैसा मैं आपको बताता हूं। देखो मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये आपकी टेबल है इस तरीके से, ठीक, समझिएगा जरा। एक इसका डायग्राम अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाओगे इस क्वेश्चन में, और ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, चेन वाला तो नहीं है बट इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में करा चुका हूं। आप क्या करो, अपने मन से एक मासलेस, फ्रिक्शनलेस और फिक्स पुली लगा लीजिए यहां पर अपने मन से, ठीक, और सोचिए क्या करिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या करिए, आप इस चेन को यहां से ब्रेक कर दो, तो ये वाला ब्लॉक बनेगा एल माइनस एल लेंथ का, ऐसे सोचो, और ये वाला ब्लॉक बनेगा एल लेंथ का, ऐसे सोचो आप। देखो मैं आपको बताता हूं, समझो। देखो आपने क्या किया, आपने बच्चों सोचा कि इसको हम एक ब्लॉक बना ले, ठीक, इसको हमने एक ब्लॉक बना लिया ऐसे करके, ठीक, और यहां पे देखिए ये इस तरीके से यहां से स्ट्रिंग आएगी, पता है, और भाई यहां पे इसके जॉइंट पे टेंशन लग रहा होगा ना, तो आप उसको स्ट्रिंग की टेंशन से दिखा दो, ये स्ट्रिंग है, और क्योंकि इंटरनली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे टेंशन लगाते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बहुत डिटेल में बताया था, ठीक। नाउ अब देखिए ध्यान से, एक ब्लॉक आप यहां पे लटका दीजिए इस तरीके से, बात समझो। अब देखो पता है, बात समझो भाई, जब आप ब्लॉक वाला सिस्टम आपने यहां से इसको ऐसा कन्वर्ट कर लिया, आप एक मतलब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट अपने आप में बना रहे हो एक तरीके से हम कहें तो आपको मतलब किससे, आपको मास से मतलब है ना भाई। आप समझो आपको मास से मतलब है ना, आपको एल माइनस एल लेंथ के मास चाहिए, और आपको स्मॉल एल लेंथ का मास अगर मिल जाए तो बात यहां पर बन जाएगी, क्योंकि जब आपको मास पता चल जाता है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे, सही है ना। तो आपने क्या किया, ध्यान से समझिए बच्चों, यूनिटरी मेथड आपने लगा दिया। आपने बोला कि मान लो कि पूरी जो आपका पूरी की पूरी जो चेन है, होल चेन है, उसका मास मान लो कैपिटल एम, ठीक, और यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, है ना। सो मास ऑफ होल, मास ऑफ कैपिटल एल लेंथ, कैपिटल एल लेंथ का बच्चों मास माना आपने क्या, कैपिटल एम मान लिया, अज्यूम कर लिया है, ठीक। लेट द मास ऑफ द कैपिटल एल लेंथ, पूरी लेंथ का मास कितना है, यहां से यहां पूरी लेंथ का मास है कैपिटल एम, तो मास ऑफ वन यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा बताइए, वन यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम बाय एल हो जाएगा, सोचिए, है ना भाई, खुद सोचो ना, ये आके एल इधर डिवाइड लगा देगा। तो एक यूनिट का मास अगर, सॉरी, एक यूनिट लेंथ का मास अगर आपको पता चल गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आप एल माइनस एल और स्मॉल एल का मास नहीं निकाल सकते हो, यस सर। सबसे पहले स्मॉल एल का मास कितना हो जाएगा, सो मास ऑफ स्मॉल एल लेंथ, स्मॉल एल लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई एल इंटू एल, भाई सही है ना। वन यूनिट लेंथ का मास अगर इतना है तो एल लेंथ का एल से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स, यदि आपको एल माइनस एल का चाहिए, सो मास ऑफ एल माइनस एल लेंथ, अगर इसका मास बच्चों आपको चाहिए यहां पर, तो आपको लेना होगा क्या, एम बाय कैपिटल एल को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आप मल्टीप्लाई करेंगे एल माइनस एल से। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत है नहीं मास निकालने में। बस अब जैसे ही बच्चों आपने मास निकाल लिया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, बात यहां पर आपकी बनती हुई नजर आएगी। ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर देखिए, अब आप फ्री बॉडी डायग्राम तो मैं नहीं बना रहा हूं, मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूं, अब ध्यान सुनना, ठीक, ध्यान सुनना जरा। देखो ये वाले ब्लॉक पे टेंशन लगेगा अवे ऐसे टी, ठीक, और ये वाले ब्लॉक पे ऐसे करके सबसे पहले इसका वेट कहां आएगा, नीचे, और इसका वेट कैसे निकालोगे, m इंटू जी। तो इसका मास कितना है चेक कर लीजिए बच्चों, इसका मास है m बाय एल इंटू एल, सो m बाय एल इंटू एल, और g से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा इसका। नॉर्मल इस पे कोई लगेगा नहीं, फ्रिक्शन इस पे कोई लगेगा नहीं, तो ओनली इस पे क्या है, टेंशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों यहां से बनेगी t बराबर एम एल बाय जी,
ये लीजिए फर्स्ट इक्वेशन बन गई, टी इज इक्वल टू, भाई आप समझो ना इक्विलिब्रियम में ना सिस्टम, तो इस टेंशन ने ही तो अगर आप यहां से इसको ब्रेक कर दोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो इस टेंशन ने ही तो एम एल बाय एल जी को संभाला होगा। सो टेंशन इज इक्वल्स टू बच्चों एम एल बाय कैपिटल एल जी। ये देखिए ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अब इस ब्लॉक के बारे में क्या समझते हो आप? देखो ये ब्लॉक क्यों रुका हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाला ब्लॉक इसको खींच रहा है, ये क्यों रुका हुआ है? ये इसलिए रुका है, जरूर इसके इंपेंडिंग मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा होगा, मानते हो कि नहीं? ठीक, तो यहां पर बच्चों क्या एक फ्रिक्शन नहीं लगा होगा इस तरीके से, बताइए। हाँ, इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक के सरफेस पे, ब्लॉक पे क्या फ्रिक्शन नहीं लगा होगा? यस सर। तो ब्लॉक का जो फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, मान लो उसको एफ आर से आपने दिखाया है, तो ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोक के रख रहा है एक तरीके से, सही है। और सुनिए ध्यान से बच्चों, इस ब्लॉक को नॉर्मल मिलेगा ऊपर, यस सर, और इस ब्लॉक का वेट होगा नीचे, यस सर। ठीक, तो वेट कितना होगा चेक कर लो, इसका वेट होगा एम बाय एल, एल माइनस एल, एम बाय एल, और क्या होगा आपका इन द ब्रैकेट एल माइनस एल इंटू जी, सही है, करेक्ट, यही है बस। अब इस ब्लॉक पे बच्चों टोटल 4 फोर्स काम कर रहे हैं, ध्यान से चेक कर लो। नॉर्मल बैलेंस कर रहा है किसको? इसके वेट को, एम बाय एल, एल माइनस एल जी को, और ध्यान से सुनिए टेंशन बैलेंस कर रहा है किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से बच्चों चेक करोगे यहां पर, तो नॉर्मल आपको मिलेगा किसके इक्वल? नॉर्मल इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम बाय कैपिटल एल इनटू नॉर्मल, ये नॉर्मल वेट को बैलेंस करेगा ना, और वेट क्या है? एल माइनस एल जी, सही है, ये चीज हो गई। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से चेक करो, जब आपने नॉर्मल निकाल ही लिया है तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं निकाल सकते हो? एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स, और भी जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होता है बताइए? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, सही है, म्यू इंटू एन। अच्छा एक बात और बता दूं, कुछ लोग सोचेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का आपने फॉर्मूला म्यू इंटू एन क्यों लगा दिया? अरे भाई ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे है। यस सर, क्योंकि सर ध्यान से सुनो, उसने आपसे ये बोला है कितनी ज्यादा से ज्यादा, पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, कह रहे हैं कि स्मॉल एल इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, मतलब चेन को जितना लटका देना चाहिए था उतना लटका चुके हो, इससे ज्यादा नहीं लटका सकते हो। ध्यान सुनो बच्चों, ये स्मॉल एल लेंथ से ज्यादा थोड़ा सा जैसे ही करोगे ये सरक जाएगा, ये नीचे इस तरीके से स्लिप हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब इसका स्टैटिक फ्रिक्शन जो पीछे एफ आर, जिस, अरे एफ एस लिख दो यार, एफ आर लिख दो, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आप बना चुके हो यहां पे। ठीक, इससे ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो नहीं पाएगा और मोशन होने लगेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया आपने फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन क्यों ले ली? क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में आपको बताया गया था ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। हाँ, तो सेल्फ एडजस्टमेंट की यहां पर बात ही नहीं है यार, मैक्सिमम लेंथ वो नीचे ले चुका है, अगर थोड़ा सा 0.00001 सेंटीमीटर भी नीचे करोगे ना, नीचे गिर जाएगा इस बार, मतलब कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे है। या आप सोचिए, ये थ्योरी आप पढ़ के आए हो, तो फ्रिक्शन अगर अपनी बच्चों मैक्सिमम लिमिट पे है तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी? म्यू एन, तो इसलिए मैंने लगाया। ठीक, करेक्ट, तो ये बात आपकी यहां पर समझ में आती है। ठीक, नाउ अच्छा ये ब्लॉक इधर नहीं जा रहा है हॉरिजॉन्टल में ऐसा, तो इस टेंशन ने इस एफआर को बैलेंस किया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से यदि आप देखोगे तो टेंशन इज इक्वल्स टू ये एफआर, और टेंशन इज इक्वल्स टू एफआर क्या है? म्यू इंटू एन है, सही है, म्यू इंटू एन है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब ये इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट पेज पे बच्चों। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों आपकी यहां पर, ध्यान से चेक करिए, क्या? एम एल बाय, सॉरी कहां गया, टेंशन इज इक्वल टू एम एल बाय एल जी। ओके, सो टेंशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से? एम एल बाय एल जी, एम एल बाय एल जी, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों यहां पर आपके पास क्या? टी इज इक्वल्स टू म्यू एन। ओके, टी इज इक्वल्स टू म्यू एन, सो टी इज इक्वल्स टू म्यू एन, सही है, टेंशन ने फ्रिक्शनल फोर्स को संभाला था, टी इज इक्वल टू एफ आर, और एफ आर की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू इंटू एन। अब टेंशन इज इक्वल्स टू बच्चों म्यू इंटू एन, व्हाट इज नॉर्मल हेयर? चेक करिए नॉर्मल कहां गया, इस नॉर्मल ने बच्चों इस वेट को बैलेंस किया था, सो नॉर्मल इज इक्वल्स टू वेट, वेट कितना है चेक कर सकते हो आप, एम बाय एल, एल माइनस एल जी। ओके, सो लिख दीजिए एम बाय एल, एल माइनस एल जी, एम बाय एल बाय स्मॉल एल, क्या था आपका? एल माइनस एल, एल माइनस एल जी, ये देख लीजिए आप खुद से, यही था, एम बाय एल, एल माइनस एल जी। ठीक, ये हो गई बात, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं,
आप एक काम करो, ये वाले जो टेंशन की वैल्यू ना ये लाके यहाँ पे रख दो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, म्यू का वैल्यू निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक, तो करना कुछ है नहीं बच्चों, इस टेंशन टी की जगह ये रखोगे आप, क्या, एम एल बाय एल जी इज इक्वल्स टू म्यू एम बाय एल, और इन द ब्रैकेट एल माइनस एल जी, और जी से जी कैंसिल, ये एल से एल कैंसिल, एम से एम बच्चों कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया एल इज इक्वल्स टू म्यू इन द ब्रैकेट एल माइनस एल। सही है। अब बच्चों म्यू में ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला ब्रैकेट इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, सो म्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल एल बाय एल माइनस एल। तो देखा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल माइनस एल। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कोई ऑप्शन दिया है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये आपका पेज नंबर 1 है, इसके बाद मैं आपको पेज नंबर 2 दिखाऊंगा। ठीक, ये आपका पेज नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ओके, और ये है आपका बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 2, ये आपका पेज नंबर 2। अब देखिए इसमें है कुछ भी नहीं, क्या था इस सवाल में बताओ, कुछ नहीं, बस आपको मास पर यूनिट लेंथ निकालना था, बस वही एक प्रॉब्लम का विषय, बाकी तो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और आराम से आंसर आ जाएगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन क्या करता है आपसे, a block of mass 5 kilogram, a block of mass 5 kilogram resting on a horizontal table, resting on a horizontal table surface, horizontal table समझ जाना, horizontal surface कर लो यार, है ना, horizontal surface, horizontal surface is connected by a is connected by a cord, is connected by a cord passing over a light frictionless, passing over a light frictionless pulley to a hanging block, to a hanging block of mass 5 किलोग्राम, of mass 5 किलोग्राम। इस बार डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ेगा। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जरा शब्दों पे ध्यान दें, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों उसने दे दिया है, ठीक, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है टेंशन इन द कॉर्ड, टेंशन इन द कॉर्ड निकालिए बच्चों, टेंशन इन द कॉर्ड निकालिए, टेंशन इन द कॉर्ड निकालिए, ठीक, और जी का वैल्यू कहता है कि 9.8 ले लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जी का वैल्यू कह रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए। ठीक, सुनो भाई, उसने बोल दिया है काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया, मतलब मोशन में, मोशन वाला सवाल याद है, भूल चुके हो, मोशन हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक, अभी डायग्राम बनाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा, मोशन हो रहा होगा, और जब मोशन होते थे बच्चों याद है, तो टेंशन डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे आप, मोशन वाले सवालों में पहले एस्केलेशन निकाला जाता था इक्वेशंस बना के, याद है, और जब एस्केलेशन आ जाए तो आप टेंशन वहां पे निकाला करते थे। तो बस बहुत आसान है, क्या दिक्कत है बताइए। अब देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं अब तो, देखिए यहाँ पर आप पहचान गए कि भैया मोशन वाला सवाल है ना, कौन सा वाला सवाल है सर, सर मोशन वाला सवाल है, मोशन हो रहा है, तो सर मोशन वाले सवाल में क्या करते हैं सर, सर एस्केलेशन डायरेक्ट नहीं निकाल, हाँ पहले आप एस्केलेशन निकालोगे, यस सर, उसके बाद सर आप टेंशन निकाल पाओगे। ठीक, अब देखिए जरा, ये आपका बच्चों देख लीजिए, अब जो जो कहता जा रहा है भाई उनकी सुनते जाओ आप, क्या क्या बोला उन्होंने आपसे, कहना मास ऑफ 5 किलोग्राम रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल,
ओके सो 5 किलोग्राम बच्चों रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल, ये लो भाई ये हॉरिजॉन्टल पे 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम का मास बच्चों रेस्ट कर रहा है, इसको रेस्ट करा दो। ठीक, फिर क्या हुआ, इज कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड पासिंग ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है भाई, तो ये लाइट फ्रिक्शनलेस पुली थी आपकी इस तरीके से, और एक कॉर्ड से कनेक्ट करते हुए ऐसे करके, है ना, ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स आप लोगों ने देखे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक कॉर्ड से बच्चों यहाँ पर कनेक्ट करते हुए, ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, एक कॉर्ड से कनेक्ट करते हुए ऐसे घुमा के लाते हुए एक ब्लॉक लगा दीजिए। ठीक, ये ऐसे, ठीक, देखिएगा जरा। ठीक, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, ये ऐसे एक ब्लॉक हमने यहां लगा दिया, और जो नीचे ब्लॉक लगाया ना बच्चों, ध्यान सुनो, इज कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड पासिंग ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली टू अ हैंगिंग ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम। तो नीचे बच्चों यहाँ पे 5 किलोग्राम का मास लगा दिया गया, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, नीचे भी 5 किलोग्राम का मास लगा दिया गया बच्चों। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अच्छा, उसने बच्चों आपसे बोल दिया है कि लाइट फ्रिक्शनलेस पुली, मतलब समझो फ्रिक्शनलेस पुली जो हम लोग लेते थे, लाइट मतलब हल्की, मतलब मासलेस है, मास नहीं है, और मास हमें पुली का नहीं लेना होता है। ओके, ठीक है, पुली टू हैंगिंग ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5। बच्चों म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है। ओके, टेंशन इन द कॉर्ड आपको निकालना है, बहुत आसान है, करना कुछ है नहीं, उठा के फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। ठीक, तो यहां से बच्चों इस ब्लॉक को पकड़ के बाहर लेके आओ। इस ब्लॉक को जब आप पकड़ के बाहर लेके आओगे बच्चों, ठीक, तो इस पे एक टेंशन लगेगा अवे, ये लो भाई टेंशन हो गया। ग्राउंड से एक बच्चों नॉर्मल मिलेगा, ये लो नॉर्मल हो गया। बच्चों इसका वेट लगेगा नीचे, और वेट कितना होगा थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, वेट कितना होगा बच्चों यहाँ पर, बच्चों ध्यान से चेक करिए, 5 किलोग्राम का अगर मास है तो वेट हो जाएगा 5 इंटू जी, समझ रहे हो बात को, m इंटू जी, 5 इंटू जी, ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। और ये अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा इस ब्लॉक पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहां लगेगा इस पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये लग गया बच्चों इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के बोल दो, एफ आर बोल दो, एफ बोल दो, जो बोलना है बोल दो यार। ठीक, इधर फ्रिक्शन लग गया। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे क्या आप, ये फ्रिक्शन बच्चों किसके इक्वल होता था, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन के इक्वल होता था। यस सर, लेकिन एन किसके इक्वल है सर, सर इस क्वेश्चन में जो एन है सर, उसने किसको बैलेंस किया, 5G को। चेक कर लो, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से आप चेक कर लीजिए, यदि आप नॉर्मल निकालने चलेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 5 इंटू जी, तो यहां से नॉर्मल आ जाएगा कितना, 5 इंटू, और जी का वैल्यू होता है बच्चों 10, तो नॉर्मल आ जाएगा आपका 50। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, यूनिट न्यूटन होती है, आपको पता है। ठीक, तो नॉर्मल आ गया आपका 50 न्यूटन, बहुत बढ़िया। तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स नहीं निकाल पाओगे, यस सर, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना बच्चों 0.5, तो म्यू आपने रखा 0.5 इंटू नॉर्मल है बच्चों आपका कितना 50। अब बच्चों चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10, ये इससे कट गया, 5 25 25 25। ठीक, तो यहाँ से बच्चों आप यदि देखोगे तो आपका जो, ओहो 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 भाई 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 भाई, जी का वैल्यू चेक कर लो, जी का वैल्यू चेक कर लो, यही तो लफड़ा है इस क्वेश्चन में। जी का वैल्यू बच्चों चेक करिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी का वैल्यू 9.8, तो जी लोगे आप कितना 9.8। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई करते रहना खुद से, ठीक है, चेक कर लेते हैं, 5 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, और कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं, नॉर्मल आ गया 49, सही तो है यार, है ना, 49, और म्यू का वैल्यू जब मैं रखूंगा कितना 0.5, सही है ना, और इनटू में नॉर्मल रखूंगा मैं कितना 49, है ना, सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है ना, 49 का हाफ हो जाएगा कितना 24.5 हो जाएगा, ये और क्या हो जाएगा, है ना भाई, 0.5 का मतलब हाफ 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 49 कितना हो जाएगा आपका 24.5 हो गया न्यूटन, है ना। ये आ गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, चलो लगे हाथ हमने निकाल भी लिया। अच्छा, अभी रुक जाओ, है ना, ये सब काम हमने कर लिया। अब देखो बच्चों, ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसको पकड़ के ले आइए, आ जाओ भाई ब्लॉक इधर, ये ऐसे। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, इसका वेट कहाँ लगाओगे 5G नीचे, सही है, नॉर्मल इसको मिलेगा नहीं, नॉर्मल इसको मिलेगा नहीं क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड है नहीं, तो बच्चों यहां से आपके पास टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा आपका स्ट्रिंग में कितना टी। ठीक, टेंशन कितना हो जाएगा आपका स्ट्रिंग में टी, बस, और कोई फोर्स तो है नहीं। अब एक खास बात समझो, क्योंकि ये मोशन में है, अब आप खुद समझो भाई, मोशन में ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, जाएगा तो इधर ही, तो कहने का ये मतलब बच्चों, मान लो ये ए एस्केलेशन से नीचे आ रहा है, तो ये ए एस्केलेशन से इधर जा रहा होगा। ठीक, मोशन हो रहा है भाई, तो ये ए एस्केलेशन से इधर जा रहा होगा, ऊपर वाला ब्लॉक, और नीचे वाला ब्लॉक ए एस्केलेशन से नीचे आ रहा होगा, दोनों में एस्केलेशन सेम होगा आपका।
ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये इतना आपके पास यहाँ पर हो गया। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसके लिए इक्वेशन यदि आप बनाओगे तो क्या बनाओगे बताओ। ये आगे जा रहा है तो टेंशन में से आप किसको माइनस करोगे, एफ के को। टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, याद है नेट फोर्स हो गया एम इंटू ए, भाई नेट फोर्स है ना, टेंशन माइनस एफ के इज इक्वल्स टू एम ए, एम कितना है इसका 5 और ए की जगह आपने ए रख दिया, क्या दिक्कत हो गई बताइए। इसको थोड़ा सा यदि आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, बनाना हो तो बना लो। टी माइनस एफ के कितना बताइए 24.5, सो 24.5 इज इक्वल्स टू 5a। ये हो गई बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 1, सही है, चेक कर लीजिए। और यहां से अगर आप आओगे तो ये सिस्टम नीचे जा रहा है, यानी कि बच्चों 5G का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, और 5G कितना आ जाएगा आपका, यहां से आपको दिखाया देखिए 5 इंटू जी कितना आ जाएगा आपका 9 पॉइंट, कितना आ जाएगा 5 इंटू 9.49 है ना। तो ध्यान से चेक करो, 49 न्यूटन नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर है, तो 49 माइनस क्या करोगे टी, भाई समझ रहे हो ना, 5 इंटू जी, 5 इंटू 9.8 कितना होगा 49, 49 में से टी माइनस करोगे क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, ऐसा सोचोगे आप, ये बड़ा ये छोटा, 49 माइनस 2 इज इक्वल्स टू एम ए, एम कितना है इसका 5, सो इज इक्वल्स टू 5a। ये बन गई आपकी क्या इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, क्या आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं बताइए, मैंने आपको बताया था टेंशन को एलिमिनेट कर दो, टेंशन से टेंशन कटेगा, और 49 में से 24.5 माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका 24.5 ही आ जाएगा, ठीक। और 5 प्लस 5 कितना होता है बच्चों यहाँ से आपके पास 10, सो 10a, और एस्केलेशन यदि आप निकालोगे तो a बराबर कितना आ जाता है यहाँ से, a बराबर 24.5 डिवाइडेड बाय 24.5 डिवाइडेड बाय, ये 10 आके इधर डिवाइड लगाएगा, ठीक। अब 10 से डिवाइड लगाओगे तो आंसर बच्चों एस्केलेशन का कितना आएगा आपका 2.45, एस्केलेशन का आंसर यहां पर कितना आने वाला है आपका 2.45, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये लीजिए, ये आपका एस्केलेशन आ चुका, और जैसे ही आपका एस्केलेशन आ चुका, टेंशन की कैलकुलेशन में यहां कर देता हूं, जैसे ही आपका बच्चों एस्केलेशन यहां पर आ चुका, टेंशन की कैलकुलेशन में यहां पे कर देता हूं, ठीक। कोई भी इक्वेशन लगा लीजिए, ठीक, तो आप फर्स्ट वाली बच्चों लगा लीजिए यहां पर, सो टेंशन माइनस फर्स्ट वाली देखिए, टेंशन माइनस 24.5 इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 5a, है ना 5a। नाउ अब टेंशन माइनस 24.5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, और a कितना आता है बच्चों आपका, a आ रहा है आपका 2.45, है ना 2.45, सही है। तो यहां से टेंशन माइनस 24.5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2.45, है ना, ये सब कैलकुलेशन अगर आप खुद से कर लीजिएगा, 5 इंटू 2.45 कितना आ रहा है यहाँ पर 12.25, सही है, कितना आ रहा है यहाँ पर 12.25, और ये उधर जाके ऐड होगा, सो 12.25 में अगर आप ऐड करोगे 24.5 तो यहाँ से आ जाएगा 36.75, ठीक। सो बच्चों टेंशन कितना आ गया आपका 36.75, कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं, और यूनिट आ जाएगी न्यूटन, बाहर लिख दिया मैंने, है ना। तो चेक कर लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर है इस तरीके से। ऑप्शंस भी इसमें दिए हुए थे, अब मैं ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन बहुत सारे थे, 49 न्यूटन, 36 न्यूटन, 36.75 न्यूटन, 2.45 न्यूटन, ठीक। तो यहां पर बच्चों आपका टेंशन आ गया 36.75 न्यूटन, ओके। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो, और इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरे ख्याल से ऐसी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सवाल देखिए, क्वेश्चन में बोला उसने अ ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम इज रेस्टिंग, अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kilogram is resting on a rough incline, on a rough incline plane, on a rough incline plane as shown in figure, okay. Now the block is tied, the block is tied। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर पहले तो डायग्राम ही ले लो भाई, क्वेश्चन में दिया है तो मैं बना देता हूं आपके लिए, ठीक, कुछ इस तरीके से। ये देखिए बच्चों, ये एक ऐसा इंक्लाइंड है आपका, ठीक, और इस इंक्लाइन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ठीक ये देखिए, ये ऐसे करके ब्लॉक आपका जो है रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स।
और एंगल भी इस बार बच्चों आपको 45 डिग्री दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में, मतलब दिखाऊंगा क्या, दिखा दिया आपको क्वेश्चन में, ठीक। 45 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे दिया है। अब एक खास बात जरा आप समझोगे, पता है बच्चों, एक खास बात जरा आप समझोगे, ध्यान से जरा चेक करिएगा। पता है बच्चों, यहां पर आपको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल कह रहा हूं, इस मास को क्या किया है इन्होंने, ये खास बात है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्या किया इन्होंने पता है, इसका जो कॉर्नर है, ठीक, इसका जो कॉर्नर है इसको इन्होंने बांध दिया है ऐसे करके, टी टेंशन के स्ट्रिंग से, इसको इन्होंने ये टाइट कर दिया है टी टेंशन के स्ट्रिंग से, मतलब ये स्ट्रिंग जा रही है और ब्लॉक को बांध के रखा है स्ट्रिंग से। और स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर, टी। सही है, क्या आप इस बात को समझ सकते हैं, ध्यान से चेक करिए। अब यहाँ कुछ बच्चे घूम जाएंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ ना, इसको ऐसे आगे बढ़ा लो ना, क्या दिक्कत होगी बताओ, क्या दिक्कत होगी। और यहां से इन्होंने इसको टी टेंशन से बांध के रखा हुआ है, टी टेंशन के स्ट्रिंग से इसको बांध के रखा हुआ है, तभी ये रुका हुआ है, ये ऐसे, ठीक। तो आप एक काम कर लो ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान सुनिए, बस इतना ही डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा समझ गए हैं बच्चों, डायग्राम का खेल है, पूरा डायग्राम का खेल है, इतना ही उन्होंने डायग्राम दिया हुआ है। अभी देखो इसमें मैं कुछ कलाकारी करूंगा, वो छोड़ो आप, बस आप ये देखो एक खास बात कि टेंशन की जो डायरेक्शन है बच्चों, है ना, ये टेंशन वाली जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के पैरेलल है, टेंशन की दिशा ग्राउंड के पैरेलल है, बस इतना आप थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिए। अब पहले मैं सवाल लिखवा देता हूं क्या क्या दिया है, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक। कह रहा है द ब्लॉक इज टाइट, द ब्लॉक इज टाइट, द ब्लॉक इज टाइट बाय अ बाय अ by a horizontal, the block is tied by a horizontal string, by a horizontal string which has which has a tension, which has a tension of which has a tension of 50 न्यूटन, मतलब समझो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है 50 न्यूटन की, which has a tension of 50 न्यूटन, ओके। the coefficient of friction, the coefficient of friction between the surface contact, between the surface, between the surface of contact is, और g का वैल्यू आपको 10 लेना है इस बार, ओके, g का वैल्यू आपको क्या लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शंस दिए हुए हैं इस बार, ऑप्शन ए इज 1/2, ऑप्शन बी इज 3/4, ऑप्शन सी इज 2/3 एंड ऑप्शन डी इज 1/4। ओके स्टूडेंट्स, 1/4, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दो जरा, द ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ रफ। अब देखो ये ऐसे करके रेस्ट कर रहा है ना, तो इसको यहां से कॉपी कर लो और यहां पर लेके आप आ जाओ, ठीक। अब थोड़ा ध्यान देंगे क्या, आप क्या करिए बच्चों, डॉटेड लाइन से इसको बढ़ाओ, इसका जो इंक्लाइन सरफेस है इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा दो, ऐसे डॉटेड लाइन से, ठीक, बढ़ा दिया, यस सर। अब आप खुद समझो, टेंशन अगर हॉरिजॉन्टल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, टेंशन का फोर्स हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से टेंशन पैरेलल है, ठीक। और यदि ऐसा है तो ध्यान से चेक करिए, ये टेंशन इधर आएगा, यस सर, और ये एंगल है आपका 90 पक्का, चेक कर लो, ब्लॉक तो सरफेस के साथ 90 बनाएगा। और अब आप क्या सोच सकते हैं बच्चों, यहां पर देखिए ये अगर 45 है, ठीक, तो करस्पॉन्डिंग से ये 45 हो जाएगा, चेक कर लो भाई, ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, 45 45, और वर्टिकली अपोजिट से ये 45 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, वर्टिकली अपोजिट से ये 45 हो जाएगा। और अगर ये वाला 45 हो गया, ये 90 है, तो ये कितना बचा आपके पास 45, सही, ये कितना बचा आपके पास 45, ठीक, देख सकते हो आप। अब क्या आप टेंशन के कंपोनेंट निकाल सकते हो, क्या आप टेंशन के कंपोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टेंशन ऐसे जा रहा है और ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ठीक, ओके। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा बच्चों आपका कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला, और एक आएगा आपका वर्टिकल वाला, ठीक। तो ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से देखिए, ये आपको मैंने दिखाने के लिए बताया, इसको साइड कर देते हैं, ठीक, और यहां से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए
इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, भाई ये 45 है ना, एक इधर आएगा t cos 45, सो t cos 45, और इस t cos 45 पे जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको दूसरा कंपोनेंट मिलेगा, ये ऐसे करके। तो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, ठीक, इसको आप बोलोगे क्या, t sin 45, ठीक, t sin 45, ठीक है स्टूडेंट्स, t sin 45। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, अब इसका नॉर्मल कहां लगेगा, नॉर्मल लगेगा ये ऐसे, तो ये नॉर्मल लगेगा आपका, ठीक, ये आपका नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना। वेट कहां लगेगा इसका, वेट लगेगा इधर, ठीक, कितना लगेगा 15g, ठीक, क्योंकि मास है 15 किलोग्राम, तो जी से मल्टीप्लाई करोगे 15g। लेकिन अब आपको पूरी कहानी बच्चों पता है, यहां पर हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो यहां पर एंगल, ये एंगल कितना बैठेगा आपका 45 है, तो 45। अब इस वेट का कंपोनेंट बनाओगे तो वेट का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा 15g cos 45, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा वेट का 15g sin 45, ठीक, 15g sin 45, करेक्ट। नाउ अब आप ध्यान से चेक करो, क्या इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, यस सर, है ना भाई, ध्यान से चेक करो, क्या इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, इसका इंपेंडिंग मोशन का डायरेक्शन किधर है, ऐसे, ये ऐसे स्लिप करना चाहता है, ठीक, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या इस तरीके से नहीं लगेगा एक ब्लॉक पे, लगेगा उसके सरफेस पे ही, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, करेक्ट। अब ये ब्लॉक जो है बच्चों वो इक्विलिब्रियम में चल तो रहा नहीं है, ये ब्लॉक क्या है इक्विलिब्रियम में, तो आप ध्यान से चेक करो, वर्टिकल वाले जो फोर्स हैं, यानी कि नॉर्मल ने संभाल के रखा होगा किसको, नॉर्मल ने संभाल के रखा होगा किसको 15g cos 45 को, मतलब वेट के कंपोनेंट को, याद है भाई वेट कितना है 15g, इससे मतलब है नहीं, इसके कंपोनेंट बना लिए, तो नॉर्मल ने संभाल के रखा होगा 15g cos 45 को। और ध्यान से सुनिए बच्चों, अब ये रहे हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स, तो 15g sin 45 ने किसको किसको संभाल के रखा होगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, ये टेंशन था आपका, टेंशन, ये टेंशन था आपका, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे टेंशन, ठीक, ये आपका टेंशन था, ये वाला आपका टेंशन था, टेंशन के आपने दो कंपोनेंट किए, t cos 45 और t sin 45, सही है। सो ये जो टेंशन है, इस टेंशन से कोई मतलब है नहीं आपका, और ये देखिए ये, अच्छा हाँ एक चीज और, एक चीज और भाई, एक चीज और भूल गए, इधर देखो, नॉर्मल ने किसको संभाल के रखा होगा, मेरी थोड़ी नजरें मिस हो गई, नॉर्मल ने 15g cos 45 साथ में t cos 45 को भी तो संभाल के रखा होगा। अरे वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो नॉर्मल है जो ऊपर की तरफ है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नॉर्मल है, और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं 15g cos 45 और प्लस t cos 45, ये दोनों ऐड होके प्लस t cos 45, देख सकते हो बच्चों, ये दोनों ऐड हो गए, ये वाला और ये वाला ऐड होके नॉर्मल को संभालेंगे, ठीक, एक तो ये बात हो गई, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए जरा यहां पर, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब ये 15g sin 45 इसको नीचे लाना चाहता है, लेकिन रोक के किसने रखा हुआ है, तो दो फोर्सेस हैं जिन्होंने इसको रोक के रखा है, किसने, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स ने इसको रोक के रखा हुआ है, सही है, चेक कर लीजिए, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है और साथ में t sin 45 टेंशन का ये वाला कंपोनेंट, सो 15g sin 45 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, 15g sin 45 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, t sin 45 प्लस fr फ्रिक्शनल फोर्स, t sin 45 और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स fr। अब फ्रिक्शनल फोर्स आप अलग से निकाल सकते हो, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आपका, fr इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक, तो म्यू इंटू नॉर्मल का वैल्यू रख देना, क्या दिक्कत हो गई यहाँ से, ठीक। नाउ 15g sin 45 इज इक्वल्स टू, आपको टेंशन निकालना है, सो t इंटू साइन 45 और प्लस fr की जगह क्या रखोगे, म्यू इंटू एन। अब देखो यहां से हो जाएगा क्या, 15g को g रहने दो, साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट टू, तो यहाँ अपॉन में रूट टू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टेंशन t रहेगा साइन 45 1 अपॉन रूट टू, यानी कि रूट टू, सही है, और प्लस प्लस म्यू, नहीं टेंशन नहीं निकालना आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब देखो t साइन 45 यहाँ आया और म्यू, सो म्यू इंटू, अब ये नॉर्मल का वैल्यू आप ब्रैकेट में रखोगे, नॉर्मल कितना है आपका 15g cos 45 और प्लस t cos
45, ये लीजिए, ठीक, ये हो गया यहाँ से, ओके। और हाँ, एक चीज तो और, क्वेश्चन में टेंशन आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, द ब्लॉक इज टाइड बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग विच हैज अ टेंशन ऑफ 50 न्यूटन, ठीक है, चेक कर लेते हैं, विच हैज अ टेंशन ऑफ 50 न्यूटन, यस 50 न्यूटन ही दिया हुआ है। सो ये जो टी का वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू टी का आप कितना रखोगे, 50 न्यूटन, तो जहां जहां टी आ रहा है आप 50 न्यूटन यानी कि 50 रख दोगे, और बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी, फिर म्यू आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को बच्चों मुझे कॉपी करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस इक्वेशन को मुझे कॉपी करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक। नाउ तो इक्वेशन क्या है आपकी यहाँ पर, 15g/√2, सो 15g/√2, सो 15g/√2 is equals to t/√2, t/√2, है ना, और क्या है आपका भाई t/√2 और प्लस म्यू, ठीक, प्लस म्यू इन द ब्रैकेट, क्या है आपके पास 15g cos 45, 15g cos 45 और प्लस t cos 45, चेक कर लो, 15g cos 45 प्लस t cos 45, है ना, प्लस t cos 45, सही, बस सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, t का वैल्यू 50 रख दोगे, t इज इक्वल टू कितना रखोगे 50 न्यूटन, अभी दिखाया था आपको, तो यहां से आ जाएगा बच्चों आपका 15g/√2 इज इक्वल्स टू t/√2 प्लस म्यू इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दो 15g और cos 45 क्या रखोगे 1/√2, तो हो जाएगा √2 नीचे, और प्लस t ऐसे ही रहेगा cos 45 1/√2 यानी कि √2, सही है। नाउ अब ध्यान दें, यहाँ से हो जाएगा 15g/√2 और t का वैल्यू रख दो 50, तो t का वैल्यू आप रखोगे कितना 50, और यहाँ पे भी आप t का वैल्यू रखोगे कितना 50, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, अब ध्यान से चेक करो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, 50/√2 और प्लस म्यू, अब देखो ये √2 कॉमन आ जाएगा, तो म्यू के नीचे √2 और अंदर क्या बचेगा 50g और प्लस 50, सही है। अब ध्यान से चेक करो, अब ध्यान से चेक करो, इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा √2, सो 15g/√2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से √2 आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और ये पूरा सेकेंड टर्म, तो 1/√2 कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा 50 प्लस म्यू इन द ब्रैकेट 15g और प्लस 50, है ना, ये हो गया, अब ये √2 से √2 चला गया, ठीक है ना। अब ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, यहाँ 15g का मतलब 15 × 10 150, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपके पास क्या 150 इज इक्वल्स टू, बाहर 1 बचा उसका कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया अंदर क्या 50 और प्लस म्यू आपका ऐसा ही रहेगा, और 15g का मतलब कितना हो गया 15 × 10 150 और 150 प्लस 50 200, तो म्यू इंटू कितना हो गया आपका 200, ये 50 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 150 माइनस 50 100, सो 100 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 200, 200 आके इधर डिवाइड करेगा, सो म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। तो इस तरीके से बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आ गया आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आ गया आपके पास 1/2, देख लेते हैं कुछ ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बस यही है, क्वेश्चंस बनानी है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन सुनिए, a given object takes n times more time, a given object takes n times more time to slide, more time to slide down a slide down a 45-degree rough inclined 45-degree rough incline
plane as it takes to slide. It takes to slide down a perfectly slide down a perfectly smooth 45-degree incline. 45-degree incline. Okay, the coefficient of friction between the object and the incline is option A, 1 upon option A 1 upon 1 minus n square, option B 1 minus 1 by n square, option C root over 1 minus 1 by n square, and option D is root over 1 by 1 minus n square. करेक्ट. कह रहा a given object takes n times, ये n लिखा हुआ है, n times more to slide down a 45-degree rough incline as is take to slide a perfectly smooth 45-degree incline. The coefficient of friction between the object and the incline. अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, देखिए क्या होता है. ये एक 45 डिग्री का पहले क्या था, स्मूथ था. ये सरफेस कैसा था पहले, स्मूथ था. ठीक, तो हमने लिखा ये कैसा है, स्मूथ वाला केस है. ठीक, और यहां पर बच्चों मान लीजिए कि इस ब्लॉक का जो है आपका मास कितना है. मास वास से कोई मतलब है नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा, बट फिर भी चलो ले लो, है ना. इसका मास कितना है यहाँ पर, ब्लॉक का m है. ठीक, अब अगर ये स्मूथ है तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर मान लो इसको यहां से यहां तक आने में टाइम t लगता है. कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है. क्वेश्चन में उसने क्या बोला, गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स मोर टाइम टू स्लाइड डाउन अ 45 रफ सरफेस इंक्लाइन एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ 45 इंक्लाइन. मतलब परफेक्टली इंक्लाइन 45 डिग्री पे स्लाइड करने में जितना टाइम लगता है, इसको यहां से आने में जितना टाइम लगता है, उसका n टाइम्स टाइम कब लगता है इसको, जब सरफेस रफ हो जाता है. मतलब सेम सिचुएशन है, बट सरफेस कैसा हो गया आपका, सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया. तो रफ सरफेस में मान लो टाइम कितना लगता है, टी डैश. तो ये जो रफ सरफेस पे टाइम लगता है ना, इसको यहां से यहां तक आने में ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स कह रहा हूं सॉरी, ये टाइम जो है n टाइम्स है. कितने टाइम्स है, n टाइम्स है. n टाइम से कौन से टाइम के, ये वाले टाइम के. अब समझ गए, यहां से आने में t टाइम, और रफ सरफेस में यहां से यहां आने में कितना लगता है, t डैश, यानी कि n टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन. ठीक है, तो n टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, जितना पहले समय लगता था उसका n टाइम्स लगता है. उसने आपसे बोला क्या कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइन बता दो. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा. बस अब आपको क्या करना है, जब वो टाइम की ही बात कर रहा है तो टाइम आप निकाल लीजिए. टाइम आप कैसे निकालोगे, एक बार यहाँ टाइम निकाल लो. ठीक, ओके, और एक बार यहाँ टाइम निकालने चलो, यहाँ टाइम निकालने आप चलो, और क्या करो कि दोनों टाइम में रिलेशन देख लो. कौन सा, ये वाला बताता हूं मैं आपको. देखो, अब मान लीजिए बच्चों कि यहां से यहां आने में इसको l लेंथ चलना पड़ता है. सही है, तो यहां से यहां आने में भी लेंथ तो l ही होगा, लेंथ तो आपका l ही होगा. सही है, अब आप खुद समझो बच्चों, ध्यान से चेक करिए, क्या आपने पढ़ा हुआ है, g का कौन सा कंपोनेंट इधर काम करता है, ये कितने एस्केलेशन से इधर आएगा, ये कितने एस्केलेशन से इधर आएगा. तो जवाब है ये आएगा कितने एस्केलेशन से, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा से. ठीक, इतने एस्केलेशन से इधर ही आएगा. ठीक, ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं भाई, इसका जी कंपोनेंट नीचे होता, प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था आपको. ठीक, तो इसका जी साइन थीटा कंपोनेंट इधर काम करेगा, यानी कि जी साइन 45 एस्केलेशन से ये इधर नीचे आ रहा होगा.
ठीक है। अब आप अगर यहां से यहां तक के मोशन के लिए लगा देंगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी वाली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि सर एस्केलेशन कांस्टेंट है, चेक कर लो, जी कांस्टेंट है और साइन 45 फिक्स हो गया, तो ए कांस्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एस्केलेशन कांस्टेंट है इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है। ए क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका क्या है, वर्टिकल है। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप लगाओगे क्या, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस्केलेशन कांस्टेंट इज इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है। नाउ एस की जगह कितना रखोगे, इस डायरेक्शन में एल है तो माइनस एल इज इक्वल टू यू हो जाएगा जीरो, ऑब्वियसली रेस्ट से चला होगा तो यू हो जाएगा जीरो। ठीक, यू हो जाएगा इस क्वेश्चन में क्या लिख दे रहा हूं मैं, यू हो जाएगा जीरो, तो यू जीरो होने की वजह से ऐसा हो गया। नाउ अब एस्केलेशन भी इधर ही है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, तो ए की वैल्यू आप माइनस में रखोगे। ठीक, तो ये साइन किस में हो जाएगा, माइनस में, तो -1/2, और ए की जगह आप रखोगे क्या, जी साइन 45, सही है, और टाइम की जगह आपने बोला था कि यहां से आने का टाइम कितना है, कैपिटल टी, सो कैपिटल टी का स्क्वायर, सही है। अब आप देख सकते हैं ये माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो 2l और g आ जाएगा नीचे, और साइन 45 जब नीचे आएगा, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√2l बाय जी, ये आ गया क्या, टाइम स्क्वायर का बच्चों यहाँ पर वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर आप टाइम निकाल लोगे, ठीक, यहाँ से अगर आप क्या करोगे, टाइम निकाल लोगे, सो टाइम आ जाएगा, यहाँ से आने का समय आ जाएगा क्या, समय आ जाएगा आपके पास कितना, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2√2l बाय जी, ये लीजिए क्या समस्या है। ठीक, और सेम यही काम आप वहां पर करोगे बच्चों, बट वहां पर आपका क्या है कि एस्केलेशन आपको निकालना पड़ेगा, और एस्केलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एस्केलेशन निकालना पड़ेगा, जिसके लिए, क्योंकि बात समझ लो ना, इस बार रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, समझ रहे हो बात को, ये देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गया ना भाई पिक्चर में, है ना, तब तो आपको डायरेक्टली एस्केलेशन नहीं बता सकते, क्या इस पर डायरेक्टली एस्केलेशन जी साइन 45 लगेगा, नहीं, एस्केलेशन इससे कम हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि पीछे फ्रिक्शनल फोर्स ने रोक के रखा हुआ है ना, तो एस्केलेशन इससे कम आएगा। कैसे निकालेंगे, मोशन तो हो ही रहा है, और जब मोशन होता है तो एस्केलेशन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स निकाल लो इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, नेट फोर्स निकाल लो इधर, ए ये वाली डायरेक्शन में, इंक्लाइन में, ऐसे जो अलोंग द इंक्लाइन, नेट फोर्स निकाल के एम ए के इक्वल रख दीजिए, एस्केलेशन बच्चों यहां से आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एस्केलेशन आपके पास यहां पर आ जाएगा। ठीक, नाउ तो थोड़ा सा देखिए आप क्या चल रहा है यहां पर, देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा ऐसे। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर बच्चों वेट का कंपोनेंट काम करेगा mg साइन 45, और यहां पर बच्चों वेट का कंपोनेंट है आपका mg cos 45, और नॉर्मल मिलेगा आपको ऊपर, सही है, इसके अलावा कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग है नहीं, टेंशन आएगा नहीं, कांटेक्ट फोर्स मैंने नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर बना दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब समझो बच्चों, फाइनली ये इधर चल रहा है तो mg साइन थीटा डोमिनेट करेगा, n बैलेंस करेगा किसको, n बैलेंस करेगा mg cos थीटा cos 45 को, क्योंकि ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो mg cos 45 को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। ठीक, और mg साइन 45, ध्यान देना जरा, mg साइन, ये mg साइन 45 में से fr माइनस करोगे तो नेट फोर्स आएगा, चेक कर लो भाई, mg साइन 45 माइनस fr, क्योंकि ये फाइनली इधर जा रहा है, mg साइन 45 डोमिनेट करेगा, तो mg साइन 45 माइनस fr इज इक्वल टू क्या, नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना होता है m इंटू ए। ठीक, सो m इंटू ए, और इसी एस्केलेशन, इस बार एस्केलेशन को आपने a डैश बोल दिया मान लो, ठीक, एस्केलेशन को इस बार आपने a डैश बोल दिया, तो इसी एस्केलेशन को आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, तभी आपकी बात यहां पर बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, mg साइन 45 होता है बच्चों √2 माइनस fr आप चाहें तो अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्या मैं आपको fr अलग से कैलकुलेट करके दिखा दूं, fr इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है बच्चों यहाँ पे। ओके, नाउ fr इज इक्वल्स टू म्यू, आपका म्यू रहेगा, और नॉर्मल कितना आपका mg cos 45, ठीक, और cos 45 होता है कितना 1/√2, तो यहाँ से fr इज इक्वल्स टू म्यू mg बाय √2, ये लीजिए, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। क्या आप इसको यहां रख सकते हैं, कितना म्यू mg बाय √2 इज इक्वल्स टू m इंटू ए डैश, सही है। अब इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, स्क्रीनशॉट इसका। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ से आप एक्सक्लेशन निकाल लोगे, ठीक। जब यहाँ से आप m कॉमन लोगे तो ये m से m कट जाएगा और a डैश कितना आ जाएगा यहाँ से। तो अगर आप देखोगे बच्चों तो आपका जो है a डैश कितना आ जाता है इस बार, a डैश आ जाता है आपका g अपॉन रूट टू और माइनस म्यू g अपॉन रूट टू, है ना। सो g अपॉन रूट टू और माइनस म्यू g अपॉन रूट टू, सही है, चेक कर लीजिए। g अपॉन रूट टू माइनस म्यू जी अपॉन रूट टू, ये आ गया आपका क्या, a डैश, सही है, ये आ गया आपका क्या, a डैश। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करें, अब जब आपने एस्केलेशन निकाल ही लिया है तो आप क्या करोगे, यहां पर आ जाइए, देखिए अब आप यहां से यहां के मोशन की स्टडी करोगे तो फिर से लगाओगे एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यूटी और प्लस हाफ ए की जगह इस बार a डैश और टाइम की जगह आपके पास t डैश का स्क्वायर, सही है, और ये वाला भी टाइम आपके पास t डैश हो जाएगा, है ना। रफ सरफेस पे टाइम कितना माना है, t डैश, सही है। तो ut और प्लस हाफ a की जगह a डैश और t डैश का स्क्वायर। अब s की जगह कितना रखोगे, माइनस l इज इक्वल्स टू, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी ही ना, ठीक, माइनस l। नाउ u हो जाएगा 0, फिर से रेस्ट से ही तो आएगा भाई, सरफेस रफ है तो क्या हुआ, चलेगा तो रेस्ट से ही ना, u इज इक्वल्स टू 0। नाउ उसके बाद अब a डैश को आपको माइनस में रखना पड़ेगा, तो जैसे ही माइनस में रखोगे इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस, ये वाला साइन आ जाएगा माइनस, और 1 अपॉन टू a डैश की वैल्यू ये रही आपकी क्या, g अपॉन रूट टू माइनस म्यू जी अपॉन रूट टू, सही है, और t डैश का स्क्वायर। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर आ जाइए, t डैश कितना था, n इंटू टी, ठीक। सो t डैश का जो स्क्वायर होगा, सही है, चेक कर लेना, टी डैश का जो स्क्वायर होगा बच्चों, यहाँ से टी डैश का यदि आप स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी कि n का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर और इंटू टी का स्क्वायर कितना है, कैपिटल टी का स्क्वायर कितना है, वो तो यहाँ सामने दिया हुआ है, 2 रूट टू एल बाई जी। तो 2 रूट टू एल बाई जी, ये वाली जो वैल्यू है टी डैश स्क्वायर एन स्क्वायर 2 रूट टू एल बाई जी, इसको हम रखेंगे नीचे पीछे वाली इक्वेशन में, ठीक। सो यहां पर देखिए a डैश की वैल्यू और इनटू में t का स्क्वायर, t स्क्वायर कितना है आपका, चेक कर लीजिए, एन स्क्वायर 2 रूट टू एल बाई जी, एन स्क्वायर 2 रूट टू एल बाई जी, सही, यही था, चेक कर लो, एन स्क्वायर 2 रूट टू एल बाई जी, सही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। ध्यान से चेक करो बच्चों, सबसे पहले तो आप समझदार हो, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस जाएगा, ठीक, l, और यहाँ आ गया 1/2 और नीचे से रूट टू, ऊपर से g कॉमन लोगे तो वो चलो पीछे लेके मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक। तो यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस यहाँ बचेगा म्यू, क्यों सर, क्योंकि g बाय रूट टू कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट में से हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर हमने g बाय रूट टू कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 और माइनस g बाय रूट टू कॉमन तो माइनस म्यू, है ना, इनटू में यहाँ हो गया n का स्क्वायर और इनटू में 2 रूट टू और l बाय जी, ठीक। g से g यहाँ कैंसिल हो जाता है, रूट टू से रूट टू बच्चों यहाँ कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। अब ये वाला 2 भी, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देता है यहाँ से, ठीक। और यदि आप देखोगे तो आपके पास बचेगा l इज इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, ठीक, 1 माइनस म्यू और इनटू में n स्क्वायर l, सो इनटू में n स्क्वायर इंटू l। अब देखो ये वाला l इधर डिवाइड करेगा तो l से l कटेगा, लेकिन यहाँ 0 मत कर देना, 1 बचेगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू इंटू n स्क्वायर इधर आके डिवाइड करेगा तो 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, सही है, ओह सॉरी, 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर, सही है। अब ध्यान देना नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर को इधर और माइनस म्यू को उधर, तो 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस म्यू, यानी कि म्यू का वैल्यू क्या आ गया, म्यू का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द
करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ ये फर्स्ट पेज है और ये है आपका यहाँ पर सेकंड पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहता है अ ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अ block is resting on an inclined plane on an inclined plane of theta. The mass of the block is m. The mass of the block is capital M and coefficient is mu, and coefficient is mu, coefficient of friction. Okay, now what should be the maximum value required? What should be the maximum value required? Maximum value required. What should be the maximum value required to move the block? To move the block if force is parallel to incline. If force is parallel to incline. ठीक, now सॉरी, ये क्वेश्चन अभी नहीं कराना था, रुक जाओ एक सेकेंड, ये रुक जाओ यार, गलत लिख दिया, एक सेकेंड। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये क्या लिख दिया यार, छोड़ो, इधर देखो। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द frictional force, find the frictional force between block and wedge. ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए ये एक डायग्राम आपको दिया, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल में एक बात मैं आपको और बताऊंगा अभी, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है यहाँ 60 डिग्री, ठीक, ब्लॉक एम मास का ब्लॉक रखा है और म्यू का वैल्यू दिया है कितना 1/√3। ये सवाल है बस, इसने बोला फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड वेज। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स आपको ब्लॉक और वेज के बीच का निकालना है। ठीक, नाउ अब ध्यान से चेक करो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी यहाँ ब्लॉक रखा हो और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हो और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो, तो आप यहां पर क्या निकालोगे, एंगल ऑफ रिपोज पहले निकालिए। फिर से ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट लगा लो, कॉपी में नोट लगा लीजिए। ठीक, कॉपी में नोट लगाइए बच्चों कि ऐसे क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस में आपको म्यू का वैल्यू दिया रहेगा, इंक्लाइन वाला क्वेश्चन होगा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होगा, ठीक, तो इसमें आप पहले एंगल ऑफ रिपोज निकाल के ये चेक करोगे कि ब्लॉक फ्रिक्शन मतलब ब्लॉक मोशन कर रहा है या स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में। ठीक, ध्यान से सुनिए, यहां पे आप क्या चेक करोगे, यहां पर आप चेक करोगे ब्लॉक मोशन कर रहा है, मतलब सिस्टम मोशन में है या नहीं, पहले तो ये चेक करोगे। वो कैसे चेक करोगे, एंगल ऑफ रिपोज से। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था, भूल गए हो आप, पीछे कॉपी खोल के देखिए। एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम वैल्यू होती थी यहां पर, जिस मिनिमम वैल्यू पे ये ऐसा स्लिप करने लगता था, याद है। और एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकलता था, याद करिए, एंगल ऑफ रिपोज आपका कैसे निकलता था, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू से, याद है। ठीक, सो आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, म्यू दिया आपको 1/√3। अब सुनो, तो tan थीटा 1/√3 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, बताओ, थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये जो आपने एंगल निकाला है, यही एंगल क्या आपका एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि ये 30 डिग्री पे ही चलने लगेगा।
ध्यान सुनो, ये 30 डिग्री पे ही जस्ट फिसलने लगेगा, फिसलना स्टार्ट कर देगा, स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में एंगल कितना दिया है 60, तो 60 पे तो पक्का चलेगा यार, और उठा दोगे, समझ रहे हो। ये ऐसा था और आपने इसको हॉरिजॉन्टल से कितना उठाया 30 डिग्री, 30 डिग्री पे ही ये जो ब्लॉक रखा है ये फिसलने लगेगा, लेकिन तो 60 डिग्री पे तो पक्का चल रहा होगा। यानी कि जो सिचुएशन दी हुई है पहले आप उसकी जांच पड़ताल करोगे कि सिचुएशन मोशन में है कि नहीं है। तो सिचुएशन यहाँ मोशन में, यानी कि मोशन में है, ये ब्लॉक यहाँ मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ब्लॉक मोशन में है तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे द ब्लॉक इज इन मोशन, द ब्लॉक इज इन मोशन। सो बिकॉज द 60 डिग्री is greater than angle of repose, so the block is in motion, so the block is in motion। और यदि ब्लॉक मोशन में है तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का। ठीक, तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो आपको क्या निकालना चाहिए, आपको एफ के निकालना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना चाहिए। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, म्यू इंटू एन। ठीक, म्यू इंटू एन। अभी इसी में एक वेरिएशन दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए, म्यू इंटू एन। और इतने आप समझदार हो कि ये नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ, नॉर्मल हो जाएगा आपका mg cos 45 के इक्वल। ठीक, तो एफ के इज इक्वल्स टू म्यू आपका कितना दिया हुआ है 1/√3। ठीक, और नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा आपका, नॉर्मल, क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, ऐसे वर्टिकली है ना, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका mg cos 45। तो नॉर्मल की जगह आप क्या रखोगे बताओ, mg cos 45। ठीक, तो m के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ब्लॉक का मास इन्होंने m हमको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से मिलेगा 1/√3, m रहेगा आपका, g आपने चलिए 10 ले लिया, और cos 45 1/√2 ले लिया। ठीक, cos 45 कितना ले लिया आपने 1/√2 ले लिया। ठीक, नाउ ओके, सो cos 40, ओ आई एम वेरी सॉरी, cos 45 क्यों यार, cos 60 हो जाएगा ना, mg cos 60 होगा ना, एंगल 60 है तो इसका ऐसे आएगा यहाँ पर क्या mg sin 60 वेट का कंपोनेंट, और ये हो जाएगा mg cos 60। सही है, तो यहाँ से हो जाएगा mg cos 60। तो fk का वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ से 1/√3 इंटू mg cos 60। ओके, नाउ और cos 60 कितना होता है 1/2। यहां से आ जाएगा एफ के इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू एम इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 1/2, सो 2 1 जा 2 5 जा, तो यहां से आ गया 5m/√3, 5m/√3 न्यूटन्स, एन का मतलब न्यूटन्स। ठीक है ना, एम के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, क्योंकि मास दिया नहीं है, मास तो एम की जगह एम ही रखोगे आप, ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन देखिए। ठीक, ये तो आपका आंसर आ गया, यही वाला काइनेटिक फ्रिक्शन आपका आंसर है। ओके, बट इफ इन दिस क्वेश्चन अलग से नोट लगा लीजिएगा, बट इफ इन दिस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता, मान लीजिए एंगल कितना दिया होता आपको 15 डिग्री। ठीक, एंगल कितना दिया होता आपको 15 डिग्री, तब बताओ क्या ये ब्लॉक चलता, क्या ये ब्लॉक मोशन में होता, नहीं, क्योंकि 15 डिग्री किससे लेस है, एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री से लेस है, तो 15 डिग्री लेस है किससे 30 से, तो नो मोशन, नो मोशन। और अगर कोई मोशन नहीं है तो बताइए क्या आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकालोगे, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो क्या आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकालोगे, नहीं, आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करोगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग। तो यहां तो अभी आपने एफ के का कॉन्सेप्ट लगाया था, लेकिन अब यहां क्या लगाओगे आप, एफ एस का कॉन्सेप्ट। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन का। और ये देखो इस डायरेक्शन में क्या आपका mg sin 60। ठीक, ये आपका नॉर्मल है, और ये क्या आपका mg cos 60। तो इस टाइम आंसर क्या आता, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन को आप क्या म्यू इंटू एन से निकालते, स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या म्यू इंटू एन से निकालते, नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक, तो नहीं चल रहा है अगर, तो इस डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बन गया होगा, mg sin 60 के इक्वल। ठीक,
सो एम जी साइन 60 के इक्वल कितना, बात समझ रहे ना। इसने ही तो इसको बैलेंस किया यार, तो जितना ये हो गया होगा उतना एफ एस हो गया होगा। ठीक, तो एम जी यानी कि एम इंटू 10 और साइन 60 √3/2 होता है। सो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आंसर कितना आता 5m√3 न्यूटन्स। चेक कर लो, अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ये इस क्वेश्चन में वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले इतना कर लीजिए। हाँ बताइए, कहाँ पे कह रहे हो आप 60 कैसे, कहाँ पे 60 कैसे आ रहा है, क्या पूछ रहे हो बताओ, कहाँ पे 60 कैसे आ रहा है बताइए, कहाँ पे 60? अच्छा यहाँ पूछ रहे हो 60 कैसे आ रहा है न्यू सिस्टम में। न्यू सिस्टम में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सवाल समझिए, सवाल में अगर आपको एंगल कितना दिया होता है 60 की जगह 15 डिग्री है ना, और म्यू आपको दिया होता है इस क्वेश्चन में, म्यू आपका उतना ही है 1/√3, तो पहला स्टेप क्या करते हैं आप, पहला स्टेप तो यही करते ना, एंगल ऑफ रिपोज निकाल लेते। ठीक, तो एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री आता, यानी कि 30 डिग्री पे वो फिसलना शुरू करेगा। जब आपका यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तब वो फिसलना शुरू करेगा। लेकिन एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में 15 डिग्री, तो वो नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर इधर लग रहा होगा तो जिसने इसको रोक के रखा है किसने, एम जी साइन 60 ने, तो एम जी साइन 60 किसके इक्वल होगा, एफ एस। बताइए। ओहो आई एम सॉरी मेरी गलती हो गई भाई, मेरी गलती हो गई, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ 15 दिया है ना न्यू सिस्टम में, सही कह रहा है, तो यहाँ 15 डिग्री होना चाहिए ना, सही है, कॉन्सेप्ट तुम समझ गए, मेरी गलती थी। ठीक है, अब सही है ना। तो क्या करोगे, अब कुछ नहीं करोगे, मतलब सर, मतलब सर ध्यान से सुनिए सर, मतलब एम जी साइन 15 कर दोगे इसको, ठीक, बस और कोई और साइन 15 की डिग्री भैया बेसिक मैथमेटिक्स क्लास में सिखाया है। ठीक है, साइन 15 को क्या लिखोगे आप, 30 माइनस सॉरी 40 माइनस 40 कह रहा हूं, 45 माइनस 30 लिखोगे आप इसको, सही है ना। और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के जो भी आंसर आएगा निकाल लेंगे। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है बच्चों आपसे, a block slides down, a block slides down on inclined plane of 30 degree, on inclined plane of 30 degree with acceleration g/4, with acceleration g/4, find coefficient of friction, find coefficient of kinetic friction, find coefficient of kinetic friction। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो उसने बोल दिया है ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, अब आपको चेक नहीं करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, आपको चेक वैक कुछ नहीं, वैसे भी म्यू नहीं दिया हुआ है आपको, चेक क्या ही करोगे, उसने बोल दिया स्लाइड कर रहा है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। ठीक है, सो अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये आपका ब्लॉक बच्चों ये इस तरीके से स्लाइड कर रहा है यहाँ पर। अब एंगल कितना दिया है, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री है। ठीक, मास कितना दिया है, मास आपको दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, मास को m मान लोगे, वेट लगेगा नीचे। ठीक, इस डायरेक्शन में आएगा क्या, वेट का कंपोनेंट mg cos 30, और यहां पे आएगा क्या आपका mg sin 30, और नॉर्मल मिलेगा बच्चों ऊपर, और फ्रिक्शन लगेगा आपका किनेटिक वाला पीछे। लेकिन अब आपको क्या पूछा उसने, म्यू का वैल्यू आपको यहाँ पर पूछा है, कुछ नहीं करना है भाई इसमें, बहुत आसान, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। ये इधर स्लाइड कर रहा है, यानी कि बच्चों इधर एक नेट फोर्स आएगा, और वो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, mg sin थीटा माइनस एफ के। ठीक, सो mg sin थीटा माइनस एफ के, यही नेट फोर्स है, और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू ए के इक्वल, सो m इंटू ए के इक्वल। और इस क्वेश्चन में उसने बोला है
कि ये कितने एस्केलेशन से जा रहा है, इधर एस्केलेशन कितना है, g/4 है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एस्केलेशन कितना है, g/4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, एस्केलेशन कितना है आपका यहाँ पर, g/4 है। ठीक, चलो तो यहाँ से आ जाएगा mg साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रखोगे आप, 30 डिग्री, माइनस एफ के आप अलग से निकाल लो। एफ के क्या होता है आपका, म्यू इंटू एन होता है। सो म्यू इंटू, और नॉर्मल ने किसको बैलेंस किया इस बार, नॉर्मल ने बैलेंस किसको किया है, एम जी कॉस 30 को। ठीक, तो यहां से नॉर्मल की जगह क्या आ जाएगा आपका, एम जी कॉस 30 ला के यहाँ रख दो। ठीक है ना, तो एफ के की जगह क्या आ जाएगा आपका, म्यू एम जी कॉस 30 इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, और ए की जगह आप क्या रखोगे, g/4। सो g/4। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, mg कॉमन आ जाएगा, तो mg बच्चों यहां से कॉमन आ जाता है, ब्रैकेट में बचता है साइन 30, ओके, माइनस mg कॉमन। सो म्यू कॉस 30, म्यू इंटू कॉस 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू g/4। नाउ अब m से m गया, g से g गया, अब यहां पर साइन 30 हो जाता है 1/2, और माइनस म्यू आपका ऐसे हो जाएगा, कॉस 30 हो जाता है कितना, √3/2 इज इक्वल्स टू 1/4। सही है, ये चीज हो गई। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करना बस, और क्या, ये 1/4 इधर आएगा और ये पूरा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/4 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू म्यू √3/2। नाउ कितना हो जाएगा ये, 2 माइनस 1 1/4। सो 1/4 इज इक्वल्स टू म्यू √3/2। सही है, तो यहां से म्यू कितना हो जाएगा आपका, म्यू इज इक्वल्स टू 2 आएगा इधर, तो ये 1/2 हो जाएगा, √3 आएगा नीचे। ठीक, यानी कि 1/2 √3। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, 1/2 √3। कर लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद वर्टिकल वेलोसिटी v0। अ ब्लॉक is projected with vertical velocity v0 along incline of angle theta, if coefficient of friction is mu, if coefficient of friction is mu, find a stopping distance, find stopping distance, find stopping distance। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, कह रहा है ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद वर्टिकल वेलोसिटी v0, लेकिन शब्दों पे ध्यान दें, विद वर्टिकल वेलोसिटी v0, और उसके बाद उसने बोला है क्या, अलोंग इंक्लाइन। मतलब समझो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम यदि आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये इस तरीके से, अलोंग इंक्लाइन। वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बना के थ्रो कर दिया, नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया है अलोंग द इंक्लाइन, मतलब इस तरीके। ये आपका ब्लॉक था, इस ब्लॉक का मास कितना है m, और v0 से ये ऊपर इसको थ्रो किया गया है, एंगल कितना है यहाँ थीटा, और ये 90 डिग्री यहाँ पर। ठीक, कह रहा है क्या कि अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद अ वर्टिकल वेलोसिटी v0 अलोंग इंक्लिनेशन ऑफ थीटा, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर आप एक काम करिए, सबसे पहले बच्चों आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और देखिए क्या किस तरीके से चल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ये ब्लॉक का, चलो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है ना। मान लो बच्चों कि ये आपका v0 से थ्रो किया गया था, ये कहीं यहाँ पहुंच गया, इस पोजीशन में हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अरे किसी भी पोजीशन में बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। v0 से इसको फेंका गया था, v0 इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक, नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर ये v0 इस प्लेन के अलोंग था, ऐसे v0। ठीक, अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक,
तो यहां पे देखिए बच्चों mg क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक, और इसका जो कंपोनेंट है ये इस तरीके से mg sin थीटा, यहां पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस बार ध्यान से सुनिए, ध्यान से जरा समझिए क्या कि इसका फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ये खास बात है। ये mg, ओहो क्या कर दिया यार मैंने, देख रहे हो ये mg है ना, mg का कोई काम है नहीं, इसको आप कट कर दोगे, ठीक, और ये हो जाएगा आपका क्या mg cos थीटा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, इसका फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, नॉर्मल तो चलो बना लो, ये इसका फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ये थोड़ी सी खास बात है यहां पर क्वेश्चन में, ठीक। इसका फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा खुद समझो, ये मोशन कैसे कर रहा है ऐसे, तो इस बार फ्रिक्शन ब्लॉक पे कहां लग रहा होगा बताइए, तभी तो जाके रुक जाता है। इसको रोकने वाला कौन कौन है, एक तो mg साइन थीटा, और इस बार ये खास बात है, ये जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा अलोंग द सरफेस। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस बार फ्रिक्शन ऐसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुन लो, ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे, उधर नहीं है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऐसे, ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम इंक्लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। इंक्लाइन पे जो रिएक्शन आ रहा होगा ऐसे, लेकिन ब्लॉक पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए जरा, यस, अब आप इतने समझदार हो, ये अगर ऐसे जा रहा है और ये अगर इसकी एक्स एक्सिस है, ये ऐसे है ना, ठीक, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ऐसे, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ऐसे, तो पता है एस्केलेशन की डायरेक्शन इस बार ऐसी होगी कि नहीं होगी, खुद सोचो। अगर वेलोसिटी ऐसी है तो एस्केलेशन ऐसा होगा, क्यों सर, अरे भाई स्टॉप कर रहा है ना, डीसेलेरेटिंग वाला केस है यार, एस्केलेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब डीसेलरेटिंग बॉडी है, ठीक, तभी तो जाके कहीं ऊपर जाके स्टॉप हो जाएगा। सो कैसी बॉडी आपकी, डीसेलरेशन हो रहा है, डीसेलरेशन अगर हो रहा है जो कि आपको आंखों से दिख रहा है, उसने बोला कि आगे जाके रुक जाता है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी और एस्केलेशन पक्का ये होगा, तभी तो रुकेगा जाके, ठीक, तभी तो रुकेगा। अब रोकने वाला फोर्स कौन, ध्यान से सुनो, रोकने वाला फोर्स कौन, mg sin थीटा प्लस एफ आर, mg sin थीटा और प्लस एफ आर, यही जो फोर्स है भाई, उधर नेट फोर्स कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब समझ लो आप, अब आपको अजीब सा लगेगा। इस बार भाई इसको रोकना है, तो रोकने के लिए नेट फोर्स इधर लगा है, इधर मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो नेट फोर्स कौन कौन से फोर्स है, एक तो वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा और दूसरा आपका mg cos थीटा, सॉरी, एक तो वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में ये ऐड अप हो जाएंगे, और यही ऐड होके नेट फोर्स देंगे कौन सा, रोकने वाला, ठीक है। और नेट फोर्स यहां पर रोकने वाला m इंटू ए से तो निकालोगे, लेकिन आप माइनस में रखोगे उसको, समझ गए होगे क्यों, क्योंकि एस्केलेशन को आपने माइनस में रखा है, यहां सुन लो, यही नेट फोर्स है जो रोकता है, m इंटू ए के इक्वल रखा, लेकिन ए को हमने माइनस में रखा, क्यों, क्योंकि ए की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी के ऑपोजिट है भाई, वेलोसिटी ऐसे है और एस्केलेशन ऐसे है, ठीक, ये हो गया। अब यहां से अगर आप चाहो तो आप एफ आर कितना हो जाएगा यहां से, म्यू इंटू एन, ठीक, तो mg साइन थीटा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से mg साइन थीटा और प्लस एफ आर की वैल्यू म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू माइनस एम ए, सही है, ओके। नाउ अब n की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो यहां से आ जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू, और n की जगह हम कितना रखेंगे, n की जगह mg cos थीटा, mg cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एम ए, ठीक। नाउ अब यहां से हम क्या करेंगे, m कॉमन लेके काट देंगे वहां से, तो ये लो m m और m कट गया, एस्केलेशन आपका आ गया, ये माइनस इस ब्रैकेट के आगे जगह, यानी कि माइनस ऑफ g साइन थीटा और प्लस म्यू इंटू जी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए, चेक कर लो, a इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, चेक कर लीजिए भाई, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g इन द ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ये एस्केलेशन आ गया आपका, ठीक है, इसको रखे रहो भाई, इसको आप रखे रहो। अब क्या करें, हमें क्या निकालना था, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना था, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी पता है v नॉट
इनिशियल वेलोसिटी पता है वी नॉट, ठीक। जब स्टॉप हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक। और डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, कौन सा लगेगा इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक चीज और, ये एस्केलेशन कांस्टेंट है, चेक कर लो, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने जा रहे हैं। एस्केलेशन क्या है, कांस्टेंट है, जी साइन थीटा प्लस म्यू, म्यू कांस्टेंट है, जी कॉस थीटा, थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा फिक्स है, तो जी भी फिक्स है, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा का जो नेगेटिव है वो फिक्स है। तो ये एस्केलेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम लगाने जा रहे हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as लगाओगे और s की वैल्यू आपको निकालनी। अब चेक कर लो, v हो गया 0 आपका, v हो गया 0, क्यों सर, भाई फाइनली जाके स्टॉप करेगा ना तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और माइनस u का स्क्वायर, u क्या है, कितनी वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था, u इज इक्वल्स टू वी नॉट से, ठीक। तो u का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट के स्क्वायर के इक्वल, तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू एस, तो ये 2a आके इधर डिवाइड लगाएगा, सो s इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2a, तो यहां से आ जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, सो 2 इंटू ए की वैल्यू ये रही है ना। अब ध्यान देना जरा, ए की वैल्यू ये पूरी रही और माइनस में आ रहा है ये, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस ऑफ जी साइन थीटा बाय प्लस म्यू जी कॉस थीटा, और ये पूरा ब्रैकेट में था ऐसे करके, ठीक। अब ध्यान देना जरा, ये वाले माइनस से माइनस कट जाएगा और एस कितना आ जाएगा, फाइनली यहां पर लिख रहा हूं, एस कितना आ जाएगा आपका यहां से, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा और प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ये लीजिए, ये आपका एस आ गया, ठीक है ना। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो स्टॉप कर जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इन द ब्रैकेट जी साइन थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा। और अगर आप चाहो तो जी कॉमन ले सकते हो, अगर आप चाहो तो जी को क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, जैसे ही आप जी को कॉमन लोगे जी आ जाएगा बाहर। सो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, है ना, यहां से यहां जाके मान लो स्टॉप हो गया, तो यहां से यहां तक वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नाउ नेक्स्ट देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोलता है बच्चों आपसे, कैलकुलेट एस्केलेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, कैलकुलेट escalation of all blocks। ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, जाना पहचाना सिस्टम है आपका, ऐसे बहुत सारे आप प्रैक्टिस कर चुके हो फ्री बॉडी डायग्राम में। ये एक ब्लॉक है, फिर ये एक ब्लॉक है, ठीक, 2 ब्लॉक हो गए। और यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, फ्रिक्शनलेस मासलेस, ये ऐसे, ठीक। और स्ट्रिंग लगी हुई है, अब स्ट्रिंग पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्ट्रिंग मानी जाएगी, ये फर्स्ट हो गई, और यहाँ से गई ये पुली के ऊपर से घूम के आई, ठीक। और यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से यहाँ 1 स्ट्रिंग और यहाँ से यहाँ सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक। नाउ अब क्या क्या दिया है बच्चों आप देख लीजिए इन्होंने आपको, ठीक। देखिए ये 1 किलोग्राम का है,
ठीक, और ध्यान दे इन दोनों सरफेस के बीच में बच्चों फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है 0.2 है, ये भी 1 किलोग्राम का है। ठीक, और इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन कितना है, 0.2 का है। ठीक, उसके बाद इसका मास दिया उसने 0.5 किलोग्राम, इसका दिया है कितना 0.5 का मतलब 1/2 किलोग्राम। ठीक, ये ऐसे। अब आपको क्या मांगा है उसने, एस्केलेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब थोड़ा ध्यान से चेक करिए यहां पर, देखिए नाउ देखिए, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। और एक चीज, जब ये ब्लॉक ऐसे नीचे चलेगा तो ये भी ए एस्केलेशन से और ये भी ए एस्केलेशन से चलेगा, बस यही बात है और कुछ नहीं। अब देखो, ये मान लो ए एस्केलेशन से जा रहा है तो ये भी ए एस्केलेशन से जाएगा और ये ए एस्केलेशन से नीचे आएगा। बस अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और नेट फोर्स निकाल के एम ए के इक्वल कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। सबसे पहले पकड़ा आपने ये वाले को, आ जाओ भाई। ठीक, तो इसका बच्चों नॉर्मल बनेगा ऊपर, ग्राउंड से नॉर्मल मिलेगा, वेट बनेगा नीचे। वेट कितना मिलेगा इसको, 1 इंटू जी, भाई मास कितना है 1 किलोग्राम, तो 1 इंटू जी कितना होता है, जी है ना, 1 इंटू जी कितना हो जाएगा आपका, जी समझ रहे हो, 1 इंटू जी किया है, 1 इंटू जी, एम इंटू जी, 1 इंटू जी, जी हो जाएगा। ठीक, सो अब देखिए बहुत ध्यान से चेक करना भाई, ये वाली जो स्ट्रिंग, ये एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन इस ब्लॉक से अवे ऐसे और इस ब्लॉक से अवे ऐसे, और यहां से यहां तक इस एक स्ट्रिंग है, तो यहां आप टी डैश करोगे और यहां आप टी डैश करोगे, टेंशन चेंज हो जाएगा ना, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। ठीक, सो ये वाले ब्लॉक में टेंशन ऐसे लगेगा, ये अवे, टेंशन टी। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में बच्चों आपका टेंशन यहां पर आ जाइए, देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल मिलेगा कितना, एन डैश, नॉर्मल का नाम चेंज कर दोगे इस बार। ठीक, एन डैश, वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों सेम सरफेस पे रखे हैं, तो दोनों पे नॉर्मल क्या होगा, सेम होगा, एन। और नाम भी चेंज कर दोगे तो एन डैश इज इक्वल टू जी के ही तो इक्वल आ जाएगा, तो दोनों एन इक्वल हो जाएंगे, आप चेक कर लो खुद ही, क्योंकि इसका भी वेट कितना होगा 1 इंटू जी, और इसका म्यू कितना दिया हुआ है इन दोनों के बीच सरफेस का 0.2, तो वेट हो गया 1 इंटू जी यानी कि जी। ओके, तो ये हो गया। अब सुनो, इस ब्लॉक पे दो टेंशन लगे। हाँ, एक चीज हम लोग भूल गए, एक चीज हम लोग भूल गए, जब ये इसको ऐसे खींचेगा तो इसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करी, यानी कि इधर फ्रिक्शन लगेगा एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में और इधर लगेगा एफ, तो ये हम दिखाना भूल गए, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस पे एफ आर और यहाँ पर इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ आर। लेकिन ध्यान दो, इस बार इस ब्लॉक पे दो टेंशन है, एक टी डैश इधर और एक टी इधर। ठीक, तो यहाँ पर दिखाया टी डैश और यहाँ पर दिखाया क्या, टी, ये लीजिए। ठीक, ये दूसरा ब्लॉक हो गया। उसके बाद जो तीसरा ब्लॉक है आपका वो तो बहुत आसान है। ठीक, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ करना ही नहीं है आपको, इसका वेट लगेगा नीचे, वेट कितना आएगा 0.5 इंटू जी। ठीक, तो इसका वेट आएगा कितना 0.5 इंटू जी नीचे, और नॉर्मल कुछ लगेगा नहीं ऊपर क्योंकि ये किसी के साथ कांटेक्ट में है नहीं, और टेंशन का फोर्स है बच्चों टी डैश। ठीक, बस इक्वेशन 3 बना लीजिए और आपका एस्केलेशन ए का वैल्यू यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो बच्चों, नॉर्मल ने बैलेंस किया किसको, जी को, तो यहां से आप देख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी न्यूटन्स, यानी कि 10 न्यूटन्स। ठीक, जी का वैल्यू 10, और अब ये इधर चल रहा है, चेक कर लो, ये सिस्टम इधर चल रहा है, तो टी माइनस एफ आर, टी माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम इंटू ए, और मास कितना है इसका 1, सो 1 इंटू ए। ठीक, ओके, तो इसको ना थोड़ा अलग से करके दिखाते हैं और वहां पे लिख लेंगे, टी माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू 1a, यानी कि टी माइनस, और एफ आर किसके इक्वल होता है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं म्यू इंटू एन के, भाई एफ आर किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एन के। ठीक, एफ आर की जगह म्यू इंटू एन, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए, और यहाँ से टी माइनस म्यू कितना है तुम्हारा 0.2, 0.2 इंटू एन कितना है, नॉर्मल कितना है तुम्हारा, नॉर्मल कितना है अभी अभी निकाला था, नॉर्मल बराबर कितना है, जी, जी कितना है 10 न्यूटन्स, ये तुम्हारा नॉर्मल है। ठीक, तो नॉर्मल की जगह 10। अब यहां से बच्चों कितना आ गया आपका, क्या, टी माइनस म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू ए, और ए कितना है आपका, ए को अभी ए ही रहने दो, ए आपको निकालना है 0.2 इंटू 10 2, सो टी माइनस 2 बराबर ए। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन आपकी, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट ब्लॉक के लिए 2 कितना आ गया, टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ब्लॉक की हालत देखिए,
सेकंड ब्लॉक भी उधर ही जा रहा है तो टी डैश बड़ा हो जाएगा, है ना। तो टी डैश में से आप माइनस करोगे किसका किसका सम, इन दोनों का, यानी कि टी प्लस एफ आर, टी प्लस एफ आर इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। मास कितना है 1 और एक्सलेशन कितना है ए। सो टी डैश माइनस अब टी, टी की वैल्यू आप टी ही रहने दीजिए और प्लस एफ आर अभी अभी आपने निकाला, क्योंकि एफ आर निकालोगे म्यू इंटू एन से, तो इसका भी म्यू वही है और इसका भी नॉर्मल वही है ना। तो फिर से एफ आर कितना आ जाएगा आपका, एफ आर निकाला था ना म्यू इंटू एन से, तो म्यू इंटू एन 0.2 इंटू 10 2, तो एफ आर कितना आ जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए इज ए। सो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, टी डैश माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए। सही है, यहां से बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो बना लीजिए बच्चों, यहां से कितना हो जाता है, टी डैश माइनस टी और माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए, ये बन गई आपकी नंबर 2। और नंबर 3 के लिए बच्चों ध्यान से चेक करो, टी डैश ने बैलेंस किया किसको, 0.5 जी को, ठीक। और बड़ा कौन, ये सिस्टम ए एस्केलेशन से नीचे जा रहा है, ए एस्केलेशन से नीचे जा रहा है ये, क्योंकि है ना, समझ रहे हो बात को, ये ए एस्केलेशन से ऐसे नीचे जा रहा है, तो 0.5 इंटू जी करोगे और वो 0.5 इंटू जी, ये वेट है, ये बड़ा हो जाएगा किससे, टी डैश से, तो हो जाएगा 0.5 जी माइनस टी डैश इज इक्वल टू एम इंटू ए, इज इक्वल टू एम इंटू ए, इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम कितना है 0.5, है ना, और ए कितना है, ए है। ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब आप ध्यान दें, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, बात आपकी यहां पर बन जाती है। ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, टी से टी डैश कटेगा, सॉरी टी से माइनस का टी कटेगा, टी डैश से माइनस का टी डैश कटेगा। उसके बाद अब ध्यान दीजिए जरा, क्या हो जाएगा 0.5 जी, है ना, और जी की वैल्यू 10 रखोगे तो ये 5 हो जाए। ध्यान से सुनो, 0.5 जी कितना बनेगा 10, और माइनस टू कितना हो जाएगा -4, तो 10 - 4 कितना बचेगा 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस ए 2a, 2a प्लस 0.5 2.5 ए, ठीक। तो यहां से ए कितना आ जाएगा 6/2.5, सही है, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दोगे यहां से, ठीक। तो 60/25, 5 5 जा और 5 इंटू 12, सो 12/5। ओके 12/5 चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कैलकुलेशन में, क्या गलती हो रही है, ओहो आई एम वेरी सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन गलत कर दी यार। इधर देखो 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, कहाँ पे -2 कैसे हुआ, कहाँ पे -2 कैसे हुआ बताइए, कहाँ पे -2 कैसे हुआ, यहाँ पे, अच्छा समझ गए समझ गए, हाँ। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ मेरे से गलती हो गई थी, 0.5 इंटू 10 करोगे 5 आएगा यार, तो 5 यहाँ से, अरे चेक कर लो 5 यहाँ से मिला, है ना, और -2 -2 -4 5 -4 1 ही तो बचेगा यार, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 बच गया, इज इक्वल्स टू a प्लस ए 2a 2a प्लस 0.5 2.5 और 2.5 a, है ना। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाता है आपका 1/2.5, पॉइंट हटा दोगे ऊपर 0 बढ़ा दोगे, 5 2 10 और 5 5 25, 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तीनों ब्लॉक का बच्चों एस्केलेशन सेम था, तो एस्केलेशन कितना आ गया आपका यहाँ से 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन देखिए, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपको टेंशन यहाँ पे निकालना है, ठीक। सो ये एक ब्लॉक बच्चों ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर समझ जाना, रखा ही हुआ है बस, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 पुली सिस्टम लगा हुआ है, ये एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, ठीक। ये ऐसे, ये ऐसे। अब यहाँ से स्ट्रिंग आ गई है ये इस तरीके से, और यहाँ से स्ट्रिंग आ गई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, और ये स्ट्रिंग घूम के आ रही है ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे आ रही है, ठीक। और ब्लॉक है 15 kg का और 5 kg का, ये आपका 5 kg का ब्लॉक, ठीक। और ये है आपका, ये है आपका थोड़ा बड़ा ब्लॉक है, भारी ब्लॉक है 15 kg का, ठीक। तो ये है आपका 5 किलोग्राम, और ये है आपका बच्चों यहाँ पर क्या 15 किलोग्राम, सही है। नाउ
अब देखिए ये वाला बच्चों 5 किलोग्राम का रखा हुआ है यहाँ पर 5 किलोग्राम, और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.2 दिया हुआ है, और आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको यहाँ पर निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स यहाँ पर आपको निकालना है। तो मोशन का सवाल है, चेक कर लो, क्योंकि 15 किलोग्राम भारी है तो ये इधर खिसकेगा, ये पूरा इधर चलेगा, सारे के सारे ए एस्केलेशन से चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चों, याद करिए, एस्केलेशन ए निकालने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेंशन की वैल्यू कहीं ना कहीं निकालते हैं। अब देखो, अब आप क्या करोगे, इतने समझदार हो आप, कई क्वेश्चन कर चुके हो, ये वाली स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ से टेंशन अवे टी लगेगा, ठीक, और यहाँ से भी टी लगेगा, ठीक, ओके। नो, अब देखो, अब हाँ, और यहाँ से टेंशन T1 लगेगा, तो यहाँ से टेंशन T1 लगेगा, ये वाली स्ट्रिंग पूरी एक है। एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो सबसे पहले आप बनाओगे किसका, ये ब्लॉक वाले ब्लॉक को पकड़ के बाहर ले आओ, ठीक। तो इस ब्लॉक पे बच्चों आपका 15G लगेगा, नीचे 15 किलोग्राम इसका मास है, तो M इंटू जी 15G, और ऊपर टेंशन लगेगा आपका T, किसी के साथ कांटेक्ट में है नहीं, नॉर्मल लगेगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, इसको पकड़ के ले आओ, 5 किलोग्राम वाले को पकड़ के ले आइए, ठीक। तो इस पे बच्चों आपका mg लगेगा नीचे, यानी कि 5G लगेगा नीचे, और इस पे बच्चों नॉर्मल आपका लगेगा ऊपर इस बार, क्योंकि कांटेक्ट में है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दें, एक टेंशन T1 इधर लगेगा, ठीक, और एक टेंशन T इधर लगेगा, देख रहे हो आप, T1 और ये वाली डोरी में T। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको बता दिया है, पहले ही मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि ये 15 किलोग्राम की वजह से ए एस्केलेशन से ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा है, तो ए एस्केलेशन से इधर, ए एस्केलेशन से ये इधर, और ये ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा होगा, ठीक, ओके। नाउ, तो ये ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या इसको ग्राउंड से एक फ्रिक्शन नहीं मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे है ना, तो इसको एक फ्रिक्शनल फोर्स भी यहां पर मिलेगा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे आएगा ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और ये वाले ब्लॉक को पकड़ के ले आइए, अब ये इस ब्लॉक को पकड़ के ले आइए, 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक को बच्चों यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 5G लगेगा नीचे, ठीक, उसके बाद T डैश ये, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो, करना इसको शुरू करो, ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसका वेट डोमिनेट करेगा टेंशन के ऊपर, यानी कि 15G माइनस टी इज इक्वल्स टू M इंटू ए। सो मास कितना है 15 और ए कितना है A। नाउ अब ध्यान से चेक करो, नेक्स्ट है क्या आपके पास, ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक, ये इधर जाएगा, तो अब ध्यान दीजिए जरा, ये अगर इधर जा रहा है तो ये टेंशन वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, इसकी हालत देखो जरा, टेंशन में से आप माइनस करोगे इन दोनों के सम को, किसको, FR और प्लस T1 के सम को माइनस करोगे और उठा के एम ए के इक्वल रख दोगे, मास कितना है 5 और एक्सलेशन कितना है A। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, T माइनस FR कितना होता है म्यू इंटू एन, और प्लस T डैश इज इक्वल्स टू 5A। सो T माइनस म्यू आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में 0.2, तो म्यू की जगह आपने रखा 0.2, और नॉर्मल कितना है यहाँ पे, नॉर्मल कितना है 5 इंटू जी के इक्वल, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा 5 इंटू और जी कितना है 10, तो नॉर्मल हो गया कितना आपका 50 न्यूटन, ठीक। तो नॉर्मल को रख दो यहाँ 50, ओके, और प्लस T1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए। नाउ अब T माइनस 0 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटाओगे कट जाएगा, कितना आएगा 10, 10 प्लस T1 इज इक्वल्स टू 5A। इसको आप सॉल्व करोगे, सो T माइनस 10 माइनस T1 ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, लाके यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा। और एक काम करो, ये 15G को आप 150 कर लो, या ना करो, छोड़ो बाद में कर लेना, कर लो या फिर, समझ गए। फर्स्ट ब्लॉक के लिए 15 इंटू जी, 15 इंटू 10 150 हो जाएगा, तो यहीं पे कर लो इसको, ये 150 हो गया होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन, यानी कि T माइनस कितना है 10 माइनस T डैश इज इक्वल्स टू 5A। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर आपकी, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, ये नीचे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो 5 इंटू जी 50 माइनस T डैश इज इक्वल्स टू एम ए, तो 50 माइनस T डैश इज इक्वल्स टू एम ए, एम कितना है 5 और A कितना है A,
ये लो। अब यहां से क्या होगा, माइनस टी डैश, ये टी डैश कैंसिल, और टी से टी कैंसिल हो गया, और ये वाला कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है भाई, टी डैश। ओ हो, गलती कर दी लास्ट वाले में, गलती कर दी भैया, लास्ट वाले में गलती कर दी। इधर देखो, ध्यान नहीं दिया, ये ऊपर जा रहा है, तो टी डैश माइनस 5g होगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टी डैश माइनस 50g इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि 5 इंटू ए। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। सॉल्व कर लोगे उठा के, टी से टी गया, टी डैश से टी डैश गया, और ध्यान दो बच्चों, क्या आप ध्यान दे सकते हो, ये 150 हो जाएगा, यहाँ से ये 150 हो गया, माइनस का 10, और 50 इंटू जी कितना होता है यार, 50 इंटू जी कितना हो जाएगा, ओहो जी क्यों रखा, जी क्यों रखा, 50 हो जाएगा ना, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, तो माइनस का 50, माइनस का 50, तो आ जाएगा कितना 90। तो नंबर्स की हेल्प से बचा यहाँ 90 इज इक्वल्स टू 5 15 25 25a। तो एस्केलेशन कितना आ गया 90 अपॉन, एस्केलेशन कितना आ गया 90 अपॉन 25। सही, ये एस्केलेशन आ गया, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपको क्या निकालना था, अब आपको निकालना था क्या, टेंशन। टेंशन दो तरीके की है, एक तो टी और टी डैश। तो आप क्या करोगे, यहाँ से टेंशन निकाल लीजिए। ठीक, एक ही वैल्यू रखो, एक बार यहाँ तो टी आ जाएगा, और एक बार यहाँ रखोगे तो टी डैश आ जाएगा। ठीक, ओके, तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, 150 माइनस टी। फर्स्ट इक्वेशन 150 माइनस टी इज इक्वल टू 15 है, माइनस टी इज इक्वल टू 15, ए की वैल्यू रख दो यहाँ, तो 150, 15 ए इधर आएगा तो माइनस 15 ए इज इक्वल टू टेंशन उधर जाएगा तो टी, और 150 माइनस 15 इंटू ए, और ए कितना है तुम्हारा 90 अपॉन 25, सो 90 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू टी, 5 5 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 इंटू 18। ओके, 150 माइनस 18 3 जा 54 इज इक्वल्स टू टेंशन, तो 150 माइनस 54, 10 माइनस 4 इज 6, और 14 माइनस 96, तो 96 न्यूटन आ गया टी का वैल्यू, टी इज इक्वल्स टू 96 न्यूटन। ठीक, मतलब फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना है 96 न्यूटन, और ये वाली स्ट्रिंग में अब टी डैश निकाल लो। सो थर्ड इक्वेशन से निकाल लो तो ज्यादा इजी रहेगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, टी डैश माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है, टी डैश माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है, माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5a। सो टी डैश माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए कितना था तुम्हारा 90 अपॉन 25, 5 वन दा और 5 5 दा 5 वन दा 5 इंटू 18, तो यहाँ से आ जाएगा टी डैश इज इक्वल्स टू 18, और माइनस 50 राइट में जाएगा तो प्लस 50, 50 प्लस 18 कितना होता है 68 न्यूटन। कर लीजिए इसको, ये आपका पेज नंबर 1 है और ये आपका पेज नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट on a half kilometer long bridge, on a half kilometer long bridge. The coefficient of static friction, the coefficient of static friction is mu is equals to 1. Can it pass bridge in 9 seconds? Can it
पास द ब्रिज इन 9 मिनट, ब्रिज इन 9 मिनट्स। अब समझिए क्या चल रहा है बच्चों। देखिए कोई ब्रिज है इस तरीके से और एक कार है ये, है ना, और ब्रिज की जो लेंथ है, ठीक है, अब ये ब्रिज का ऐसा सपोर्ट होगा इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे, और ब्रिज की जो लेंथ है यहाँ 500 मीटर है, ठीक है ना, और उसने पूछा क्या ये कार यहाँ से यहाँ 9 मिनट में जा सकती है, ये सवाल है। 9 मिनट्स में क्या ये कार यहाँ से यहाँ जा सकती है, ठीक। तो अब ध्यान से चेक करो यहाँ पर बच्चों, एक काम करते हैं, देखिए एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप एक काम कर लो, देखो कार यहाँ से यहाँ क्यों जाएगी, कार को ले जाने वाला फोर्स कौन होगा, तो जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों भाई, देखो सीधी सा बात है यार, जब तुम पैर से ऐसे धक्का मारते हो ग्राउंड को तो तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स ही तो आगे ढकेलता है, आगे पुश करता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऐसा नहीं कि मोशन को अपोज करेगा, मोशन को सपोर्ट भी करेगा। तो कार के टायर्स यही तो करते हैं, कार के टायर जो नीचे ग्राउंड है उस पर फोर्स लगाएंगे पीछे, तो कार के टायर्स को आगे फोर्स मिलेगा ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स ही इसको आगे चला रहा होगा। मतलब समझो बच्चों, अगर आप कार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, कार को पकड़ के ले आओ बाहर, ठीक, तो ये आप कार को जब पकड़ के लेके आओगे बाहर, तो कार पे बच्चों नॉर्मल लगेगा ब्रिज के द्वारा ऊपर, है ना, ब्रिज का सरफेस नॉर्मल लगाएगा, कार का मास है mg, ठीक। क्या कार का मास दिया हुआ है, नहीं, कार का मास नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं है, ठीक। तो इसका mg नीचे लगेगा और नॉर्मल आपका बैलेंस करेगा किसको, mg को, ठीक है। उसके बाद अब खास बात यही है कि इस क्वेश्चन में आपको इधर तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा है ना, तो कार आगे कैसे चलेगी भाई, अगर हम कह रहे हैं कार यहां से यहां जा रही है तो कार आगे कैसे चलेगी, तो जवाब है कार आगे चलेगी किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से। बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन मत लेना भाई, कार में इंजन लगा हुआ है ना, आप कह रहे हो इंजन कार पे फोर्स लगाता है, भाई मान गए आपकी बात, लेकिन मोटी मोटी बात क्या है सुनो, कार जब, कार का इंजन ना टॉर्क पैदा करता है, टायर्स को घुमाता है वो उसके व्हील्स को, तो व्हील तो जमीन से कनेक्टेड है ना, व्हील तो जमीन से कनेक्टेड है, व्हील जमीन पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे व्हील जमीन पे फोर्स लगाएंगे पीछे, तो व्हील्स को जाके आगे की डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, तो कार को फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कार चलेगी, ठीक। सो यहां पे देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आगे लगेगा कार पे, ये आप समझ जाना, तो यहां फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू एन, देख रहे हो आप, म्यू इंटू एन, सही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू, म्यू दिया हुआ है आपको 1, तो म्यू वैसे प्रैक्टिकली 1 अब दिया है तो आप ले लो, है ना, और एन किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, एन किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, ठीक है ना, और यही आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, और यही फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे ले जा रहा है, मतलब यही फ्रिक्शनल फोर्स नेट फोर्स है, यही फ्रिक्शनल फोर्स क्या है आपका, नेट फोर्स है, और नेट फोर्स क्या होता है, ma के इक्वल, तो एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, सही है। और एफ आर कितना निकाल के बैठे हो तुम, mg इंटू 1 यानी कि mg, सो mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए, m से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कार आगे जा रही होगी। ये कार का एस्केलेशन आपने निकाल लिया, फिर से ध्यान से सुनो, कार का एस्केलेशन ए आपने निकालने में कामयाब हो गए हो, ए की वैल्यू जी आ रही, जी का मतलब है क्या आ रही है, 10 आ रही है। अब आप यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दीजिए, टाइम यहां से निकाल लीजिए और मैच कर लीजिए 9 मिनट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस की जगह कितना रखोगे 500 इज इक्वल्स टू यू रख दो 0, कार मान लो रेस्ट से चल रही है, और 1/2 ए की वैल्यू हो गई तुम्हारी टी 10 और टी स्क्वायर, ठीक है, 2 1 2 5 5 आके डिवाइड लगाएगा, टी स्क्वायर बराबर हो गया 100, सो टाइम आ गया कितना, क्या टाइम आ गया कितना, टाइम आ गया कितना 10, ठीक। अब एक काम कर लो यार, तुम इसको मिनट हटा लो यार, मिनट मत करो, सेकंड कर लो, मान लो क्वेश्चन में 9 सेकंड दिया हुआ है, ठीक, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 9 सेकंड, और उससे मतलब ही क्या है यार तुम्हारा, उससे मतलब ही क्या है ना, टाइम की वैल्यू अगर मिनट में ले लोगे मिनट में आ जाएगी, क्या दिक्कत है ना, उससे 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 वो मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता। फिर भी जिसको कंफ्यूजन है, अरे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं यार, इतने समझदार हो, है ना, टाइम की वैल्यू आ गई मेरी 9 मिनट्स, यार तुम इसको ना सेकंड कर लो भाई, 9 सेकंड करो अब, ठीक है, टाइम की वैल्यू तुम्हारी 9 सेकंड 10 मिनट आ रही, तो तुम्हारे हिसाब से कार को इतना फोर्स मिल रहा था कि कार 10 सेकंड में यहां से यहां जाएगी, 10 सेकंड में, और क्वेश्चन में पूछा क्या वो 9 सेकंड में चली जाएगी, क्या वो 9 सेकंड में चली जाएगी, बताइए, नहीं, तो आंसर इसका आ गया नो, आंसर आ गया उसका नो, क्योंकि उसको कम से कम कितना 10 सेकंड लगेगा ही लगेगा, जितना फोर्स उसको मिल रहा है कार को, उस फोर्स की हेल्प से वो 10 सेकंड में इसको क्रॉस करेगी, ना कि 9 सेकंड में,
उसने पूछा था 9 सेकंड में करेगी, आंसर इज नो। ठीक, आंसर इज नो। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।